काल के धमकी देने के बाद एक नया स्पेलब्लेड पोर्टल के जरिए आया। वो सम्राट रैंक का था और उसने भी दूसरों की तरह ही काले वस्त्र और चमकदार लाल कवच पहने हुए थे, लेकिन उसके कंधों पर सोने की कड़ाई वाला लबादा लटका हुआ था और मानिक से जड़ी एक सोने की चेन से बंधा हुआ था। उन्होंने पूछा, तुम कौन होते हो मेरे लोगों को धमकाने वाले? गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के राजकुमार काल, और जहां तक मैं बता सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कबीले की तुलना में अधिक सम्राट रैंक की युद्ध शक्ति का आदेश देता हूं। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक उन्हें लेकर घर जाने के लिए कह रहा हूं। यदि आप इस दयनीय अवैध शिकार के प्रयास के बाद यहां की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको आर्कबिशप या उनके लोगों में से किसी से पूछना होगा। जादूगर ने रुककर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया, इससे पहले कि यह स्थिति और भी अधिक हाथ से निकल जाए। स्पेलब्लेड को अपने रैंक से ऊपर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और पूरे महाद्वीप में उन्हें एक कुलीन बल माना जाता था। दूसरी ओर कुलीन एक नई शक्ति थे, जिनके पास स्पेलब्लेड द्वारा सदियों से अर्जित सम्मान नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ के पास अद्वितीय वर्ग थे जो उनके स्तर पर किसी भी अन्य चीज से अधिक थे। कबीले के नेता को कुछ अन्य कुलीनों की कहानियां पता थीं जिन्होंने ऐसी चीजें हासिल की थीं जिन्हें पारंपरिक रूप से असंभव माना जाता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो चुनौती से पीछे हट जाएंगे, कम से कम इस संभावना पर तो नहीं कि यह चुनौती ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हो। और अगर मैं कहूं कि मेरे लोग नहीं जा रहे हैं, स्पेलब्लेड ने उत्तर दिया। काल ने 2 लामिया बॉडीगार्ड को बुलाया और जादूगर पीला पड़ गया। मोनार्क रैंक वाले बुद्धिमान समन पारंपरिक गोलेम की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थे, और इन लोगों ने तुरंत अपने स्वयं के मोनार्क रैंक वाले अवरोधों का निर्माण किया था। काल मुस्कुराया, जैसा कि मैंने आपके आदमियों से कहा था, हम ये काम कठिन तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके प्रति शिष्टाचार का परिचय दे रहा था। दोनों ने हमलावर कबीले के चारों ओर की बाधा के पार जाकर मुकाबला किया, जो लगातार तोपखाने की गोलाबारी के खिलाफ बाधा को थामे रखने के प्रयास से थके हुए और कमजोर दिख रहे थे। तोपखाना और हॉक काल ने मानसिक रूप से सुधार किया, क्योंकि हॉक अपने घोस्टफायर थंडरबर्ड के विकास का पूरा फायदा उठा रहा था, जिससे वह अवरोध के ऊपर बैठ गया और अपनी लपटों से रक्षकों की ऊर्जा को खत्म कर दिया, जबकि उसे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यह एक शानदार चाल थी, और जैसे ही अवरोध टूटा, दाना अपने गोलेम को अंदर डाल सकती थी। अवरोध के ऊपर होने पर आप बाहर से अंदर की ओर मंत्र नहीं डाल सकते थे, लेकिन हर बार जब काल अपने मॉल से अवरोध को तोड़ता था, तो आप अगले कुछ सेकंड के लिए ऐसा कर सकते थे। कम से कम ऐसे मंत्र जो अवरोध के ठोस हिस्सों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। रेमी अपने 3 अंगरक्षकों के साथ आए और जादूगर को याद दिलाया कि यदि उन्होंने जोर लगाया तो रक्षक अवरोधक के अंदर पहुंच जाएंगे और कुछ ही मिनटों में स्पेलब्लेड कबीले को खत्म कर देंगे, क्योंकि वे थक चुके थे और उनका मान भी कम था। मेरे लोगों को छोड़ दो और हम आज के लिए पीछे हट जाएंगे, कबीले के नेता ने नरमी दिखाए। ये ठीक होना चाहिए, अवशेष की ऊर्जा ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। कैरा, अगर तुम कृपया स्पेलब्लेड को उनके बुलबुले में वापस भेज दो, काल ने सहमति जताई। कैरा मानसिक रूप से खुश हो गई जब रेमी ने उसे एक बड़ी छड़ी दी, जिससे शून्य बेजर जादूगरों को धक्का देकर उन्हें एक साथ इकट्ठा कर सका, जिन्हें वह अभी भी किसी भी मंत्र का उपयोग करने से रोक रही थी। उन्हें बैरियर तक बाकी रास्ता पैदल चलने के लिए मजबूर करने का कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन कैरा अभी भी अपना खेल छोड़ने को तैयार नहीं थी। कबीले का नेता मुड़ा और पोर्टल के माध्यम से अपने गृह संप्रदाय में वापस चला गया, और अन्य लोग भी तेजी से उसके पीछे चले गए, जिससे पोर्टल के गायब हो जाने के बाद आधे सेकंड के लिए एक खाली अवरोध बन गया। ओफेलिया वहां आए जहां काल खड़ा था, और हॉक ने पास में उतरने के लिए चक्कर लगाया। अब उसका बसेरा चला गया था। उन्होंने क्या कहा? क्या वे हार मान रहे हैं? ओफेलिया ने पूछा। आज के लिए, वैसे भी हो सकता है कि वे वापस ना आए, लेकिन कोई और आएगा, और संभवतः बड़ी ताकत के साथ, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि यह विफल हो गया। खैर, अब और अधिक सैनिक आ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा आराम कर सकेंगे और नए सैनिकों को हमारी जगह लेने देंगे, काल ने आह भरते हुए उत्तर दिया। काल ने अपना भाषण समाप्त किया तो सभी हंस पड़े। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उन पर आक्रमण करने वाला अगला समूह एक शक्तिशाली रॉयल रैंक एलीट और 7 मीटर लंबे डायबिया की अपेक्षा न करे। ओफेलिया ने अपनी सूची से एक छोटी नोटबुक निकाली, जो उसके वेयबिया हाथों में हास्यास्पद लग रही थी। ठीक है, देवियों और सज्जनों, थोड़ा आराम करो। मैं अगले समूह के आने पर शर्त लगा रही हूँ। समय के सबसे करीब पहुंचने वाला पूल जीतता है। वह अपनी बात जारी रखने ही वाली थी कि तभी हवा में ऊर्जा का संचार हुआ। जहां वह खड़ी थी, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर। मुझे इसमें संशोधन करने दीजिए।
मैं इसके बाद वाले पर दांव लगाऊंगी क्योंकि वो इतना तेज था कि हम अपना दांव भी नहीं लगा सकते थे। दोनों देशों के सैनिक इस बेतुकी बात पर हंसने लगे। वे अभी भी पिछली लड़ाई से उबर रहे थे और उनके सामने एक और द्वार खुल चुका था। बाकी लोग पीछे हट गए, काल को आगे छोड़ दिया और कैरा उसके बाईं ओर एक रक्षक बेजर की तरह खड़ी रही। वह अब लगभग उसके कूल्हे तक पहुंच गई थी और शरीर में काल ने अब तक जितने भी कुत्ते देखे थे उनसे कहीं ज्यादा मोटी थी। वो लगभग 70 किलो की शुद्ध मांसपेशियों वाली थी, लेकिन जब काल ने अपनी उंगलियां फैलाकर उसकी पीठ को रगड़ा तो त्वचा अभी भी ढीली ढाली हिल रही थी, अजीब तरह से जैसे वॉयड बेजर के फर हिलते थे। आप उन्हें अतिरिक्त त्वचा से उठा सकते थे और उन्हें हल्की मालिश के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता था। वास्तव में कैरा ने कई बार झगड़ा करने के बारे में सोचा था ताकि कोई उसे ठीक से मालिश कर सके, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो रेमी और रे से पूछ सकती है तो उसने यह विचार छोड़ दिया। उनके सामने एक शाही रैंक का जादूगर जो अलंकृत कवच पहने हुए था अपने चारों ओर एक अवरोध के साथ द्वार से अंदर आया, फिर रुका और रक्षकों को गर्व से संबोधित किया। स्टेप्टोनविया टॉवर इस अवशेष तक पहुंच के लिए बातचीत करना चाहेगा, उन्होंने घोषणा की। सभी लोग काल की ओर मुड़े और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति ने उन्हें रक्षकों के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नामित कर दिया है। न्यूबॉर्न सेना उसे मनुष्यों से निपटने देने में खुश थी जो राक्षसों के प्रति बेहद असभ्य थे, क्योंकि न्यूबॉर्न सेना के अधिकांश लोग अभी भी यह विश्वास नहीं कर रहे थे कि वह वास्तव में एक मानव था, उसके निष्ठावान होने के बावजूद। उसके अपने सहयोगी उसे ऐसा करने देने में खुश थे क्योंकि वह यहाँ सबसे मजबूत था, या तो वह या कॉर्बिन, और कॉर्बिन को अपने स्पेल ब्लेड की देखभाल करने में अधिक रुचि थी। काल ने जवाब में सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि हम सभी रूटीन जानते हैं। रैलिक 10 लोगों को एक बार में इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। रैंक की कोई ज्ञात सीमा नहीं है, लेकिन लाभ उन लोगों के लिए सबसे अधिक है जिनके पास कम से कम एक विशेष कौशल और विकसित होने का समय है। वह सहमत हो गया। जादूगर ने सिर हिलाया और एक छोटा धातु का बक्सा आगे बढ़ाया। काल ने ढक्कन खोला और अंदर एक औषधि देखी। वह पहले तो इसे पहचान नहीं पाया, सिस्टम इंटरफेस से भी, लेकिन रेमी ने पहचान लिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है, लेकिन वे सिर्फ इंसान है। अगर हम इसमें पाउडर वाला अर्थस्टोन मिला दें तो यह अच्छा सामान होगा। काल ने ढक्कन बंद किया और डिब्बा ले लिया। अपने 10 चुन लो। जब तक वे यहाँ हैं, मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लूंगा। जादूगर को राहत मिली कि उसकी पेशकश पर्याप्त थी। उसे अभी तक ठीक से पता नहीं था कि अवशेष क्या करता है, लेकिन ये 10 लोगों के लिए एक अवसर था, इसलिए कुछ लोग इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत मांग सकते थे। पहुंच के लिए ज्यादातर द्वंद्व युद्ध इतनी ज्यादा कीमत का नतीजा थे कि चुनौती देने वाले के लिए वहन करना आसान नहीं था। हालांकि काल को यह नहीं पता था और उसने सोचा कि यह सिर्फ अहंकार का मामला है। काल ने बक्सा रेमी को दे दिया, जिसने मोनाक रैंक अर्थस्टोन को पीसना शुरू कर दिया, जिसे उसने साइक्लोप्स के आक्रमण से चुराया था। ये बहुत अच्छी बात होगी, हालांकि हम इसे रे को नहीं खिला सकते। वो पहले से ही थोड़ी बहुत पृथ्वी तत्व वाली है, इसलिए या तो हम इसे थोर को खिला सकते हैं या इसे बेचकर उसके लिए कुछ पवित्र चीज ला सकते हैं, उसने काम करते हुए सुझाव दिया। और अधिक पृथ्वी शील्ड्स। रे पहले से ही पृथ्वी शील्ड्स करता है। थोर ने शिकायत की, डुप्लीकेट क्षमता से अपमानित महसूस कर रहा था। नहीं, इसे मेरी किताब में एक्सुबेरेंट वाइटैलिटी पोशन कहा गया है। खैर, पहले मैंने इसमें अर्थस्टोन मिलाया था। अब ये सिर्फ इतना कहता है कि यह आपके लिए अच्छा है। यह ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पौधे आधारित है और इसमें गंदगी कम है, रेमी ने समझाया। थोर ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। तो आप कह रहे हैं कि इसे लोट्स को खिलाना बेहतर होगा? रेमी ने इस पर विचार किया। अगर हम उसे और ऊर्जा देंगे तो वह फट सकती है। वह 1 घंटे से अधिक समय से बच्चों के साथ खेल रही है और वह अभी तक थकी नहीं है। स्पेलेब्लेड ने अपने कबीले से 10 किशोर अनुयायियों को लाया, जो सभी कमांडर रैंक की बाधा पर थे। सिस्टम इंटरफेस ने कहा कि वे सभी शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित जादूगर थे, इसलिए यदि वे संगत थे तो उन्हें आज कक्षाएं मिल रही होंगी। इससे उनके लिए कुछ अड़चनें दूर हो सकती हैं और वे आगे बढ़ सकते हैं। कमांडर तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन उससे आगे निकल जाना लगभग असंभव माना जाता था। इसलिए एक गुट के लिए जिसने एक रॉयल को अपने चैंपियन के रूप में भेजा था, एक और रॉयल पाने की कोशिश में जोखिम उठाने से बेहतर था कि अधिक कमांडर प्राप्त किए जाएं। ओफेलिया काल के पास खड़ी हो गई और उसने बच्चों को अपने पीछे आने का इशारा किया। प्रोटोकॉल में कहा गया था कि काल दूसरे नेता के साथ यही रहेगा और जब तक वे प्रतीक्षा करते हैं, तब तक कोई उनके लिए भोजन लेकर आएगा।
काल ने अपना हाथ हिलाया, पृथ्वी शील्ड को सक्रिय किया और पत्थर की कुर्सियों और एक मेज का एक भद्दा सेट बनाया। क्यों न हम बैठकर प्रतीक्षा करें? प्रवेश के लिए कुछ शर्तें हैं, इसलिए अधिकांश लोगों को इसमें कुछ मिनट लगते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। जादूगर मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया, तथा अपने नीचे एक अवरोध को सक्रिय कर दिया, ताकि यदि काल आक्रमण करने के लिए कौशल का प्रयोग करे तो वह बच न सके। रे ने पुनः मानव का रूप धारण कर लिया और भुने हुए सुअर के मांस और जामुन से भरी एक प्लेट लेकर अपने स्थान से बाहर आ गई। कुकीज की कमी के लिए क्षमा करें, मुझे आशा है कि ये आपकी पसंद के अनुरूप होंगी। उसने उनका अभिवादन किया। जादूगर ने उसे देखकर दोबारा सोचा और तुरंत उसकी प्रजाति को नहीं पहचान सका, सिवाय इसके कि वह एक रॉयल रैंक का जानवर था और उसके पास छिपकर आने में कामयाब हो गया था। धन्यवाद, राय। मेरे पास भी कुछ है। काल ने यात्रा के लिए बिस्कुट का एक छोटा पैकेट लिया, जो एल्विस ने उसके लिए उपलब्ध कराया था, और उसे ट्रे पर रख दिया। उसके पास लगभग 50 किलो बिस्कुट थे, और वे अक्सर उन्हें खाते नहीं थे, इसलिए उन्हें बाहर लाने का यह एक अच्छा मौका था। क्या ये एल्वेन ट्रैवल बिस्किट और रॉयल रैंक के विशालकाय सुअर का मांस है? आपके स्वाद असाधारण है, मेरे दोस्त। जादूगर हकलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशालकाय सुअर कुछ समय पहले ही एनॉमली स्पॉन में दिखाई दिए थे, इसलिए मेरे पास बहुतायत है, और एल्वेन बिस्कुट एक अनूठा स्नैक विकल्प है जिसे मैं विशेष अवसरों के लिए रखता हूँ। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो रोटी खाना पसंद करता हो। हॉक ने टिप्पणी की। रे, अपने लोट से कहो कि बीच में लाल बीन पेस्ट के साथ तले हुए चावल के बॉल स्नैक्स ज्यादा बनाएं। मुझे वे पसंद हैं, रेमी ने मदद करते हुए जोड़ा। राय सहमत हो गई। उसे चावल के गोले पसंद आए, और उसे आश्चर्य हुआ कि इस मुंह से उनका स्वाद कैसा होगा, इसलिए वह शैडो स्टेप टेसा के पास गई और उसे उनके खाने के ऑर्डर के बारे में बताया। देवताओं की कसम, ये तो भयानक है, जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। काल हंसा। उसके पास लोगों को डराने की कला है, और उसने बिना किसी शक्ति के अपने मूवमेंट कौशल का उपयोग करने में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वह बस गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि वह दिखने से ज्यादा मिलनसार है। जादूगर ने ठहाका लगाया। नहीं, वास्तव में नहीं। लेकिन उसे धूप में रहना पसंद नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वह दोपहर के बीच में लोगों की हत्या करना शुरू कर दे। जब राय ने सहमति में सिर हिलाया, तो काल के मन में सभी जानवर हंसने लगे, मानसिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, जिससे टेसा भ्रमित हो गई, जिसे ये समझने की कोशिश करनी पड़ी कि कौन सी शारीरिक भाषा उसके लिए थी और कौन सी किसी और के लिए थी। रे को अभी तक अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखने की आदत नहीं थी, क्योंकि इतने लंबे समय से वह केवल काल और अन्य जानवरों से ही बात कर पा रही थी, जो उसके विचारों को सुन सकते थे। तुमने उसका नाम क्या बताया था? जादूगर ने पूछा। वह लेडी राय है, ब्लडबाथ स्पाइडर्स की राजकुमारी। जादूगर का चेहरा पहले से भी अधिक पीला पड़ गया जब राय गायब हो गई थी। मैं समझ गया। तो वह परिवर्तन मंत्र का प्रयोग कर रही है। उसने बेथॉक किले से एक प्राप्त किया, और वह इस कौशल में महारत हासिल करने पर काम कर रही है ताकि वह खुद को बदल सके। अगर वह मानव आकार के गलियारों तक पहुंच सकती है तो यह उसकी गतिशीलता के लिए एक बड़ी जीत होगी। काल ने सहमति जताई। कई मानव किले 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊंची छत और संकरे गलियारों के साथ डिजाइन किए गए थे, ताकि राक्षस किले के अंदर बेकाबू न हो सके, भले ही वे अंदर घुसने में कामयाब हो जाएं। गलियारों में एक रॉयल रैंक का जानवर खुला छोड़ना आखिरी चीज थी जो वे चाहते थे, और सबसे शक्तिशाली जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े थे। क्या किसी जानवर के लिए ऐसा कौशल सीखना संभव है? जादूगर ने पूछा। सही प्रेरणा के साथ, ये संभव है। लेडी राय ने थोड़ी सहायता से गोलेम को बुलाना भी सीख लिया है। वह काफी बहुमुखी शिकारी बन गई है। काल हमारे तरीके सीख रहा है। जादूगर घबरा गया है। राय हंसा। मुझे पता था कि वह अंततः समझ जाएगा। हमें थोर को बुलाना चाहिए था ताकि वह देख सके कि लाइटनिंग सेरो कितना आगे बढ़ सकता है। उसका दिमाग चकरा जाएगा। रेमी ने अपनी रचना समाप्त करते हुए सहमति व्यक्त की। अब हम इसे थोर को खिला सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है, या तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम ऊब न जाएं और फिर इसे थोर को खिलाएं और देखें कि क्या होता है। थोर ने हंसते हुए कहा, ये वही विकल्प है। अभी आप बोर हो रहे हैं। 5 मिनट के भीतर सभी युवा निर्देशों का पालन करने में सफल हो गए और अवशेष के अलग स्थान में प्रवेश कर गए। अब बस इंतजार ही बाकी था। काल अभी आराम करने ही वाला था कि तभी एक और पोर्टल खुल गया और रे ने अपने आगंतुकों का स्वागत करने के लिए एक शैडो सटेप का इस्तेमाल किया। आह, राक्षस! द्वार के दूसरी ओर खड़ी महिला चिल्लाई। नहीं, काल को आधे सेकंड बाद एहसास हुआ।
वह एक आदमी था जिसकी आवाज बहुत ऊंची और चीखने वाली थी। क्योंकि जो महिला उसके पास से गुजरी थी वह उसकी कायरता से निराश दिख रही थी। राजकुमारी, क्या आप इस टीम की नेता हैं? मुझे स्टेप्टनबिया टॉवर द्वारा अवशेष तक पहुंच के लिए बातचीत करने के लिए भेजा गया है, उसने घोषणा की। राय ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, उसके दांतों का अर्धचंद्राकार चमक रहा था। नहीं, मेरा काल यहाँ का नेता है। लेकिन मैं कसम खा सकता हूं कि हमारे पास पहले से ही तुम्हारा आदमी है। राय ने जवाब दिया, इस बात से भ्रमित कि मनुष्य एक ही नाम का 2 बार उपयोग कर रहे थे। महिला ने उसे हैरानी भरी नजर से देखा, फिर उस ओर मुड़ी जहां काल और रॉयल रैंक जादूगर बैठे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जोसफ? उसने पूछा। वही जो आप हैं। मैंने अपने छात्रों को अवशेष तक पहुंचने के लिए भुगतान किया, उसने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। महिला ने उसे घूर कर देखा, फिर एक डिब्बा आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि उसने भी इनमें से ही एक से भुगतान किया होगा। उसने राय को एक औषधि दिखाते हुए पूछा, जो पहले वाली औषधि के समान ही थी, सिवाय इसके कि वह उच्च गुणवत्ता वाली थी। ये पहले वाले से बेहतर है। मैं आपको उस कीमत पर 10 श्रद्धांजलि के साथ अवशेष आजमाने का मौका दे सकता हूं, राय ने प्रस्ताव दिया। जादूगरों के पहले समूह का नेता जोसफ काल की ओर मुड़ा। क्या वह ऐसा कर सकती है? आमतौर पर, इसमें राजनीति शामिल होती है कि कौन सा गुट निर्णय लेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, हम कीमत पर सहमत हैं, काल ने जादूगर की चिंताओं को खारिज करते हुए जवाब दिया। नई जादूगरनी ने बॉक्स को पलट दिया, जिसे रे ने रैमी के लिए बाद में अपग्रेड करने के लिए अपनी जगह पर फेंक दिया था। उनके पास एक तैयार था, और अब वे दूसरा बना सकते थे। इस तरह, वे उन्हें थोर और लूट्स दोनों को खिला सकते थे ताकि देख सके कि क्या हुआ। उसे बस एक और मोनाक रैंक अर्थ स्टोन खोजने की जरूरत थी। या एक नेचर स्टोन। ये नेचर स्टोन के साथ भी काम करना चाहिए, यह मानते हुए कि वह एक पा सकती है। मैं पहले अपना दलदल देखूंगा। हो सकता है कि मेरे पास पहले से ही कुछ हो, रैमी ने नोट किया। राय मेजबान बनने में व्यस्त थी, इसलिए रैमी काम पर लग गई। मेरे पास रॉयल रैंक नेचर स्टोन है, क्या वह काफी है? रैमी ने कुछ सेकंड बाद पूछा। संभवतः। मुझे हॉक का ये कथन याद आता है कि मनुष्य संसाधनों को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसे वास्तव में अच्छी चीजें नहीं दे सकते। मोनाक रैंक का पोषण लूट से 2 रैंक ऊपर होगा, और यह उसके लिए संभालना बहुत ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर मनुष्य आगे बढ़ने के लिए अपने स्तर पर पोषण का इस्तेमाल करते थे, न कि उन पोषण का जो पहले से ही उनके रैंक से ऊपर थे, बस पहुंच के मुद्दों से बाहर थे। कोई भी संसाधन जिसका वे उपयोग कर सकते थे, आमतौर पर खोजकर्ता द्वारा खाया जाता था, या किसी ऐसे संसाधन के लिए व्यापार किया जाता था जिसका वे उपयोग कर सकते थे। इसलिए कोई भी उच्च स्तरीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मानव राष्ट्र बस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। काल ने जो पहचान कौशल प्राप्त किया था, और जिसे उसने टीम के साथ निष्क्रिय रूप से साझा किया था, वह व्यावहारिक रूप से रैमी के लिए एक धोखा कोड था। जब उसने औषधि बनाने का अध्ययन करना शुरू किया, उसे केवल वह संयोजन देखना था जो टीम के सदस्यों में से किसी एक के लिए अच्छा होगा, और फिर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करनी थी जो किसी इंसान को न मारे। वह लोट्स को लंबा करने के लिए एक औषधि बनाना चाहती थी, लेकिन उसमें एक घटक उसका अपना जहर था। अगर यह औषधि उसे लंबा करने में कारगर नहीं होती, तो शायद वह उसे मार देती। क्या आप रॉयल रैंक के जादूगर द्वारा अवशेष का उपयोग करने से सहमत हैं? महिला ने पूछा। बेशक, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि आप हमारे मित्र लाइब्रेरियन गैरेथ को अंदर क्या हुआ, इसका पूरा विवरण दें। ब्लू ड्रैगन्स को ये पसंद नहीं आता जब वे संभवतः उपयोगी जानकारी से चूक जाते हैं, राय ने जोर दिया। इसके अलावा, ये जानना मजेदार होगा कि जब हमने एक और बूढ़ी औरत को भेजा तो सिस्टम ने क्या अपमान किया, उसने मन ही मन जोड़ा। जैसे ही पहले 10 प्रतिभागी बाहर आए, महिला ने अपने समूह का नेतृत्व किया। सभी प्रतिभागी एक दूसरे से 30 सेकंड के अंतराल पर बाहर आए। एक बार जब वे अवशेष के पास पहुंच गए, और ब्लू ड्रैगन बाहर आने वाले युवा जादूगरों से पूछताछ कर रहा था, तो जोसफ ने आखिरकार प्रलोभन में आकर काल से वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में जल रहा था। आप क्या होने की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस अवशेष की सहायता से एक विदेशी राजा को आगे बढ़ने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं जिसे आपको सौंपा गया है? काल हंसा। वह अवशेष तुरंत किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा। तुम्हारे लोग तुम्हें जल्दी ही समझा देंगे। लेकिन अवशेष के अंदर एक चेतना है, और उसे लोगों का अपमान करना पसंद है। राय ने उसे सिर्फ इसलिए अंदर आने दिया ताकि वह ब्लू ड्रैगन को अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए मजबूर हो जाए।
वे मन पढ़ सकते हैं और वे जान जाएंगे कि वह झूठ बोल रही है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास करो, तुम उसके बाहर निकलने से पहले नहीं जाना चाहोगे, खासकर अगर तुम एक ही संप्रदाय में प्रतिद्वंद्वी हो। जोसेफ ने धीरे से पलकें झपकाईं, फिर रे की ओर देखा, जिसे अपने विचार पर बहुत गर्व था। ये शानदार है। बुरा, लेकिन शानदार। अब, जैसा कि मैं किसी भी तरह पता लगाने जा रहा हूं, ये किस तरह का अवशेष है? उसने पूछा। यदि आप संगत हैं तो ये सिस्टम क्लास को जागृत करने का मौका देता है, या यदि आप संगत नहीं हैं तो ऐतिहासिक वीडियो देखने का मौका देता है। लेकिन आप देखिए, सिस्टम आमतौर पर यौवन के दौरान जागृत होता था। आपका प्रतिरूप उससे काफी पुराना है, जैसा कि कर्नल लू रॉयल रैंक मिनोटोर है। जब तक वह वहां था, तब तक इसने उसे डांटा, भले ही इसने उसे इनाम दिया हो। इसलिए, यदि वह सफल भी हो जाती है तो भी हम मनोरंजन की उम्मीद कर रहे हैं। ब्लू ड्रैगन द्वारा पूछताछ के बाद अपने अनुयायियों के वापस आने का इंतजार करते हुए जोसेफ ने ठहाका लगाया। उसका राष्ट्र भी ड्रैगन देवताओं का अनुसरण करता था, हालांकि वे गोल्डन ड्रैगन चर्च का अनुसरण नहीं करते थे। लेकिन जब ड्रैगन के प्रति सम्मान दिखाने की बात आए तो वास्तविक धार्मिक गुट का कोई खास महत्व नहीं था। यहां तक कि बीस्ट गॉड के अनुयायी भी रंगीन ड्रैगन के प्रति दयालु थे, और महाद्वीप के अधिकांश अन्य लोगों ने सामान्य ज्ञान के कारण उनका अनुसरण किया। आखिरकार, आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते जो आपको खा सकता है। एक बार जब अनुचरों के पहले समूह ने लाइब्रेरियन गैरेथ के साथ काम खत्म कर लिया, तो वे जोसेफ के पास वापस आए और उन्हें स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। वे सभी जादूगर वर्ग को जगाने में कामयाब हो गए थे, और जबकि कुछ ने बेस क्लास से दूसरे विकल्पों पर विचार किया था, उन्होंने आखिरकार उसी के साथ जाने का फैसला किया जिसे वे जानते थे। प्रिंस कॉबिन के अधीन स्पेलब्लेड्स की तरह, उन्हें भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की चिंता थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्ग चुना था जो संप्रदाय की शिक्षाओं के साथ असंगत था। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के विपरीत अन्य अधिकांश राष्ट्रों के लिए वास्तव में केवल एक ही मार्ग था, और वह था युद्ध या अनुसंधान जादूगरों का मार्ग। यही एकमात्र तरीका था जिससे मानव अन्य प्रजातियों के साथ प्रौद्योगिकी के बिना प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जिसने तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसका कारण था उनके पास जादूगरों की कमी। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा मानव राष्ट्र था, लेकिन एलिट कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसके पूरे क्षेत्र में केवल 3 स्पेलब्लेड कबीले थे, जबकि अन्य मानव राष्ट्रों के अधिकांश राजधानी शहरों में कम से कम 2 कबीले थे, साथ ही ग्रामीण इलाकों में फैले सभी कबीले भी थे। ओह, जेनिस पहले ही बाहर जा चुकी है और वह खुश नहीं दिख रही है, जोसेफ ने हंसते हुए कहा। वह चेहरे पर तीखी चमक के साथ द्वार की ओर बढ़ने लगी, लेकिन खंडहर के बाहर ही लाइब्रेरियन गैरेथ के विशाल शरीर ने उसे रोक लिया, जिसे अभी तक उसका हिस्सा नहीं मिला था। हमारे बीच समझौता हो गया था। अंदर जो कुछ भी हुआ, वह सब मुझे बताए बिना नहीं जाना। जेनिस ने आह भरी और अपने विचारों को इकट्ठा किया, जबकि ब्लू ड्रैगन ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके मन की बात पढ़ ली। जब मैंने पहली बार प्रवेश किया, तो मैं अपनी क्लोन छवि के साथ एक स्थान पर थी, जहां मुझे सिस्टम से एक क्लास चुनने की अनुमति थी। लेकिन इसने मुझे केवल एक विकल्प दिया, स्पेलब्लेड। उसने शुरू किया। क्या सिस्टम ने कुछ कहा? क्या आपको कोई आइडिया है कि आपको सिर्फ एक ही विकल्प क्यों मिला? बहुत से युवाओं को आधा दर्जन विकल्प मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्पेलब्लेड चुन सका। ड्रैगन ने पूछा। जादूगर ने उसे परेशान नजर से देखा, फिर आह भरी और कुछ ऐसा बुदबुदाया जो सुनाई नहीं दिया। माफ करना, मैं ये बात नहीं समझ पाया, गैरेथ ने उसे बताया। मैंने कहा, इसने मुझे मोटा और आलसी कहा, फिर सिस्टम इंटरफेस को अब तक न जगाने के लिए मुझे डांटा। मैं एक शोधकर्ता हूं, वर्ल्ड ड्रैगन के लिए, मैं सिस्टम को कब जगाऊंगा? फिर भी, इसने मुझ पर 5 मिनट तक चिल्लाया, इससे पहले कि इसने मुझे चुनने और छोड़ने दिया। तो, आपने एकमात्र विकल्प चुना और जैसे ही उसने अनुमति दी, आप वहां से चले गए। ड्रैगन ने पूछा। ये सही है। ठीक है, मुझे बस इतना ही जानना था। अगर आप चाहें तो टेबल पर इंतजार कर सकते हैं। वहां जलपान की व्यवस्था है। काल ने एक और कुर्सी बनाई ताकि वह उनके साथ बैठ सके, और जेनिस ने जिज्ञासा से नाश्ते की ट्रे को देखा। ये सब किसने उपलब्ध कराया? कितना अजीब समूह है, उसने टिप्पणी की। वह मैं ही हो सकता हूँ। मेरे पास यही था, लेकिन दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। चाय भी है। ये बहुत अच्छी है, थोड़ी पुदीने वाली। काल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ये चाय रेमी द्वारा बनाई गई थी, और तकनीकी रूप से यह उबली हुई पत्तियां थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश उसके दलदल में उगने वाली औषधीय जड़ी बूटियों से बनी थीं।
जेनिस ने चाय की चुस्की ली, फिर दोबारा देखा। आपने इसमें क्या डाला है? क्या ये कोई क्षेत्रीय व्यंजन है? जोसेफ हंसे। यह एक अर्जित स्वाद है। हालांकि मुझे डेविल मिंट और स्पिरिट लीफ ग्रास का संयोजन पसंद है। ये दिव्य कैमोमाइल के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। एक ही समय में शांत और ताज़ा करने वाला। महिला जादूगरनी ने अपना सिर हिलाया। चाय बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करना कितनी बर्बादी है। ऐसे कीमती संसाधनों की सराहना की जानी चाहिए, उन्हें नाश्ते की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनकी समकक्ष ने हंसते हुए सैंडविच बनाने के लिए एल्वेन ट्रैवल बिस्किट पर थोड़ा सा भुना हुआ पोर्क बेली रख दिया। तुम्हें कभी कभी लाइब्रेरी से बाहर निकलना चाहिए। एक सैंडविच और कुछ जामुन खाओ। इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। जोसेफ ने जेनिस के मुंह में एक बेरी डाली, और जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे क्या खिला रहा है तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। साले, मैं इसे बेच सकती थी। वह हौंफने लगी। जोसेफ ने मासूमियत से भरा चेहरा बनाया जबकि काल हंस रहा था। रेमी के घर में सचमुच हजारों जामुन पके हुए थे, जो हॉक के लिए शांति की पेशकश के तौर पर उगाए गए थे, जब उसने पानी के जादू के अपने बेतुके इस्तेमाल से उसे परेशान किया था। काल ने एक और मुट्ठी भर फल निकाले और उसकी हथेलियों में रख दिए। लो, बात के लिए बहुत सारे हैं। ये केक और मफिन में भी अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें घर पर ही उगाता हूँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जेनिस ने अपने हाथों में जामुन पकड़े और काल को सबसे भ्रमित नजर से देखा जो जानवरों ने अब तक नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे बताया था कि वह वास्तव में एक तिरंगा हाइड्रा है जो चांद पर रहता है। वह बस उसके शब्दों को समझ नहीं पाई। लेकिन ये जामुन वही थे जो अकादमी में काल की बालकनी से आए थे। केवल ये ही कमांडर रैंक के संसाधन थे जो उस जगह से बढ़ गए थे जहां वे उगाए गए थे, और न कि केवल स्वादिष्ट जंक फूड। वास्तव में, जिस भुने हुए मांस का वे आनंद ले रहे थे, उसमें इन पौधों के अलावा जानवरों के स्थानों से प्राप्त कुछ अन्य पौधे भी मिलाए गए थे। जेनिस ने जामुन को बिना गिराए एक थैली में रखने में कामयाबी हासिल की, और आखिरकार महत्वपूर्ण सवाल पूछने में कामयाब रही। क्या आप शायद दिव्य जानवर राष्ट्र के संरक्षित संप्रदायों में से एक में रहते हैं? काल ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास गोल्डन डिवाइन अकादमी में एक छात्रावास है। या कम से कम मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी है, मैं कुछ समय से वहां नहीं गया हूं। और आप वहां इस तरह के संसाधन विकसित कर सकते हैं। सच कहूं तो यह अविश्वसनीय लगता है। काल ने उसकी ओर आंख मारी। व्यापार रहस्य, मैं अपना सारा बागवानी ज्ञान किसी को नहीं दे सकता। हालांकि आप हॉटिस या उनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। राय ने उसे याद दिलाया। बागवानी पौधे उगाने का ज्ञान है। रेमी ने अपनी बड़ी बहन को स्पष्ट किया। यह मूर्खतापूर्ण नाम है। जब जादूगरों का दूसरा समूह ड्रैगन से मिलने के लिए बाहर आया तो काल ने उनकी नोकझोंक और मजाक को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। इस समूह के पास एक विशेष वर्ग था, एक जादुई शूरवीर। यह अभी भी बाकी स्पेलब्लेड के साथ संगत होना चाहिए, और यह एक उन्नत वर्ग था, इसलिए इसमें कौशल वृक्ष में ऐसी शक्तियां थीं जो नियमित जादूगर वर्ग को मिलने वाली कई बुनियादी शक्तियों से बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको अपने पैसे का पूरा मूल्य मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शाम का आनंद लेंगे। काल ने दोनों समूह के नेताओं को सूचित किया, फिर उनसे हाथ मिलाने और उन्हें उनके रास्ते पर भेजने के लिए खड़ा हुआ। हमने निश्चित रूप से किया। हमारा पैसा वसूल था और उससे भी अधिक। आपके प्रिंस काल और लेडी रे के साथ व्यापार करना हमारे लिए खुशी की बात थी। राय ने विनम्रता से सिर झुकाया, उसे खुशी हुई कि उन्होंने उसे सीधे धन्यवाद दिया था, न कि काल के माध्यम से। अगर लोग इतने अच्छे होते तो वह इस रूप में ढल सकती थी। फिर पफ, विशाल मकड़ी। कैरा हंसी। बिल्कुल सही। वे कभी नहीं देख पाएंगे कि ऐसा होने वाला है। यह तो शैतानी थी। रे के मानवीय रूप ने पहले ही लोगों को भयभीत कर दिया था, और उसके लिए उन पर छिपकर हमला करना बहुत आसान बना दिया था। अगर वह लोगों के पीछे ही मकड़ी में बदल जाती तो वह किसी को दिल का दौरा दे सकती थी। या फिर उन्हें खुद ही गंदा कर दो। अपने लक्ष्य बुद्धिमानी से चुनो, बहन। हम सबकी नाक संवेदनशील होती है। थोर ने जोड़ा। कुछ मिनटों के लिए खंडहर शांत हो गया क्योंकि अंतिम परीक्षण करता चले गए। फिर ब्रूस मंदिर के लिए एक द्वार खुला, और एक पादरी दिव्य जानवर राष्ट्र के बच्चों को घर ले जाने के लिए आया। उसने खंडहरों के पार से रेमी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर यह सुनिश्चित करने का काम शुरू किया कि कोई भी कुछ भूल न जाए, ताकि वे एक ही बार में घर वापस आ सकें। तभी एक पोर्टल खुला और काउंसिल प्रमुख अर्नोल्ड ट्रूल, जो न्यूबॉर्न काउंसिल का नेतृत्व करता था, अंदर आया। व्यापारी काल, मैं बच्चों को लेने आया हूं। अब तक के आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। उसने उनका अभिवादन किया।
कोई समस्या नहीं है। मुझे कुछ समय के लिए यहीं रहने के लिए कहा गया था, और मैं वास्तव में मना नहीं कर सकता था। क्या अगले कुछ मिनटों में कुछ मनोरंजक होने वाला है? मैं अपनी वापसी को स्थगित कर सकता हूँ, अर्नोल्ड ने सुझाव दिया। वास्तव में ये बताना कठिन है। हम मुख्य रूप से अगले समूह के आने का इंतजार कर रहे हैं जो अवशेष को चुनौती देगा, या फिर अधिक सुदृढ़ीकरण भेजे जाएंगे जो हमसे कार्यभार संभालेंगे और अपनी बारी लेंगे। अभी तक अस्थिरता के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, काल ने उत्तर दिया। ट्रोल ने सिर हिलाया। आपको संभवतः पूरे 24 घंटे की पहुंच मिल गई है। ये जितना शक्तिशाली है, मैं इससे ज्यादा समय तक टिकते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तब तक आपका दिन दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ बताओ, क्या तुम्हें अवशेष से कोई नया लाभ मिला? काल ने सिर हिलाया। मुझे एक बहुत ही रोचक नई क्लास मिली है। इसमें अभी केवल 3 कौशल उपलब्ध हैं, और वे सभी बहुत महंगे हैं। मुझे वास्तविक लाभ देखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नीला ड्रैगन ट्रोल की ओर मुड़ा। क्या तुम बीस्ट मास्टर को जानते हो? पहले उसकी ताकत कैसी थी? मेरे पास इस बात का कोई संदर्भ नहीं है कि अवशेष से मुठभेड़ से पहले और बाद में उसकी क्या स्थिति थी। अर्नोल्ड ने बस कंधे उचका दिए। आपको अधिपति लीफा से पूछना होगा, लेकिन वह फिलहाल सुरक्षा के लिए किले में ही सीमित है। उसने ही उसे युद्ध में देखा था। अगर आप आना चाहते हैं तो बस एक संदेश भेजें और हम आपका स्वागत करेंगे। लाइब्रेरियन गैरेथ ने अपना विशाल सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा करूंगा। यह अवशेष बिल्कुल आकर्षक है, और इससे लाभ उठाने वालों की संभावित वृद्धि आश्चर्यजनक है। मुझे संदेह है कि उनमें से कई लोग अपने कौशल की सीमा को छिपा रहे हैं जिसका वे उपयोग कर सकते हैं ताकि वे निजी तौर पर आगे बढ़ सकें, लेकिन ये सामान्य है। जब वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो शक्तिशाली शिकारी भी अपनी मांद में वापस लौट आते हैं। ओफेलिया ने काल को पीठ पर धक्का दिया, और उसने उसके सामने मुंह बनाया। चलो, हम जानते हैं कि तुम हिम्मत नहीं हार रहे हो। अगर तुम थोर की तरक्की नहीं देना चाहते हो तो बस लोट्स को पोषण दे दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, मुझे पता है कि यह कैसे करना है, काल ने फुसफुसा कर कहा। अरे लोट्स, सिस्टर रेमी ने तुम्हारे लिए एक नए प्रकार का जूस बनाया है, काल ने वहां चिल्लाकर कहा जहां पादरी इकट्ठे हुए थे। इससे नेचर क्लेरिक दौड़कर आया और काल ने रेमी के स्थान से औषधि ले ली। वह कहती है कि तुम्हें इसे एक ही बार में पीना है, काल ने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद रेमी। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। नागा को किस तरह का जूस पसंद है? लोट्स ने सोचा, जबकि बाकी सभी लोग उसके हाथ में चमकते हुए नियॉन हरे रंग के पे को देख रहे थे। लोट्स ने एक बार उसे सूंघा, फिर उसे अपने होठों से लगाया और थोड़ा सा घूंट लिया। उसकी आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं, और उसने पे को ऐसे निगलना शुरू कर दिया जैसे वह वास्तव में जूस का गिलास हो। फिर पादरी उसी हरे रंग में चमकने लगा जैसे कि औषधि, फिर वह हवा में ऊपर उठने लगा, उसके पैरों के नीचे एक जोड़ी लताओं के सहारे लटका हुआ था। लताएं उसके चारों ओर लिपट गईं, जब तक कि लोट्स लगभग उनमें समा नहीं गया। वह कुछ हद तक एक पेड़ के तने जैसी दिख रही थी जिसके ऊपर एक सिर था, लेकिन वह उपचार करने वाला जादू बिखेर रही थी। फिर बेलों से शाखाएं और पत्तियां उगने लगी, और वह वास्तव में एक पेड़ की तरह लग रही थी जो खंडहरों के आसपास के खुले क्षेत्र में धीरे धीरे घूम रहा था। वृक्ष से एक ऐसा क्षेत्रीय उपचारात्मक आभा निकल रहा था जो लोट्स द्वारा अतीत में इस्तेमाल की गई किसी भी आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, और यह बताना कठिन था कि वह आगे बढ़ गई थी या औषधि ने उसे रॉयल रैंक की अड़चन तक पहुंचा दिया था। मुझे यह नया कौशल बहुत पसंद है। मेरी शाखाओं में पक्षी हैं, लोट्स ने हंसते हुए कहा। पक्षी कौशल का हिस्सा थे, और उन्हें लोगों को ठीक करने के लिए भेजा जा सकता था, उनके बीच उड़कर और उपचार ऊर्जा में बदलकर। लेकिन दृश्य प्रभाव एक प्रकृति पादरी के लिए एकदम सही था। जीवन का वृक्ष उस कौशल का नाम है जो औषधि ने मुझे दिया। यह सोचना कि स्पेलेब्लेड ने हमें अवशेष तक पहुंचने के लिए इतनी अच्छी चीज दी है। उसने पेड़ के रूप में एक चक्कर लगाया, अपनी शाखाओं को हिलाया और सोने की धूल को जमीन पर बिखेर दिया, जहां इसने आसपास के लोगों के किसी भी घाव को ठीक कर दिया। लाइब्रेरियन गैरेथ ने हंसते हुए कहा, छोटे पादरी, उन्होंने तुम्हें कुछ अच्छा नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें एक बढ़िया वृद्धि औषधि दी, लेकिन ऐसी नहीं जो एपिक ग्रेड हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र दे सके। यह शायद तुम्हारे दोस्त काल, या तुमने कहा कि यह रेमी था, ने जो कुछ भी किया उसका नतीजा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पीने से पहले मैंने इसका विश्लेषण किया होता। कौन जानता है कि मैं इस मिश्रण से क्या क्या सीख सकता था। काल को यह आभास हो गया था कि उसे ड्रैगन को चरणबद्ध तरीके से वर्णन देना होगा, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी,
जब उसने ओफेलिया के इस सुझाव पर सहमति जताई कि वे लोट्स पर पहली औषधि का परीक्षण करें। क्या पेड़ की देखभाल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? गैरेथ ने पूछा। लोट्स ने अपना सिर हिलाया, जिससे पेड़ की ऊपरी शाखाएं हिलने लगी। नहीं, ये बस यही है। हालांकि यह थोड़ा धीमा और भारी है। मैं बहुत तेज नहीं चल सकता। तो, गतिशीलता सीमित है, लेकिन उपचार प्रभाव बहुत अधिक है। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई पुरानी बीमारी है? कोई अंग जो हाल ही में पुनः विकसित हुआ है, या कोई अन्य चोट जो अभी भी ठीक हो रही है? ड्रैगन ने पूछा। सभी डिफेंडर्स ने इधर उधर देखा, फिर सिर हिलाया। उन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि वे अच्छे स्वास्थ्य में थे। हाल ही में मेरी बांह ठीक हुई है, और वह भी खुद हाई प्रीस्टेस लोट्स ने। हालांकि, मुझे नहीं पता कि अब भी कोई चोट है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कर्नल लू ने बताया। ठीक है, कृपया उसकी शाखाओं के नीचे छाया में खड़े हो जाओ। मिनोटॉर ने बिना कोई प्रश्न किए उसका अनुपालन किया, और ड्रैगन ने उस पर निरीक्षण के लिए कई मंत्र डाले, क्योंकि वह उपचारात्मक आभा में खड़ा था, तथा कमल वृक्ष के रूप में नृत्य करते हुए पत्तियों से गिरती सुनहरी धूल से नियमित रूप से छिड़का जा रहा था। आकर्षक, यह उन तंत्रिका और ऊतक क्षति को ठीक कर रहा है, जिन्हें नियमित उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता। वह दर्दनाक क्षति जो बार बार जादुई उपचार मंत्रों से कई लोगों को अपंग बना देती है। गैरेथ ने समझाया। कर्नल लू ने अपनी बांह मोड़ी और कंधे उचकाए। मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा, लेकिन मैं फिर से एक युवा मिनोटोर की तरह महसूस कर रहा हूं। पूरी तरह तरोताजा और ऊर्जा से भरा हुआ। यह एक ऐसा कौशल है जो महान उपचार जादू के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। फिर वह लोट्स की ओर मुड़ा। कैथेड्रल तुम्हें वापस देखकर खुश होगा। मुझे लगता है कि तुम इस सगाई के बाद वहां वापस जा रहे हो। लोट्स ने हंसते हुए कहा। नहीं, हम शोध के लिए मंदिर खोजने के लिए सीबिंगिन नदी के मुख्य जल पर जा रहे हैं, और फिर जानवरों को गले लगाने के लिए विटन मंदिर जा रहे हैं, और फिर हम घर वापस आने के लिए लंबा रास्ता तय करेंगे। शायद हम पहले जानवरों के देवता मंदिर वापस जा सकें। ड्रैगन ने काल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ऐसा लगता है कि प्रकृति के पादरी ने मार्ग निर्धारित किया है। तुम जंगल के बीच में क्यों जा रहे हो? लोट्स ने ड्रैगन की तरफ जीभ निकाली, जबकि काल हंसा। जंगल ही लक्ष्य नहीं है। हम प्राचीन वास्तुकला का अध्ययन करने जा रहे हैं। खंडहरों और विसंगतियों में इसके और भी उदाहरण हैं, इसलिए हम एक ऐसे मंदिर का अध्ययन करना चाहते हैं जो वर्षों से बचा हुआ है, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरह के अंतर हो सकते हैं, और क्या कोई सुराग है जो ज्ञान की कमी के कारण अतीत में छूट गया हो। ड्रैगन को संदेह था, लेकिन उसे शायद काल के दिमाग से असली कारण पता चल गया था। ब्लू ड्रैगन्स ऐसे ही चालाक थे। ये समझ में आता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने साथ एक अनुरक्षक लेकर आएं, क्योंकि विटन मंदिर पहुंचने के बाद मेरे पास आपके लिए कई प्रश्न हैं। हालांकि, ये सब बात के लिए है। आज, हमें एक नए प्रकट हुए अवशेष की देखभाल करनी है, और सभी नए जागृत अभिजात वर्ग को उनके कौशल पर परीक्षण करना है जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। निश्चित रूप से उनमें से एक या दो के पास एक जादू या हमले के कौशल को उन्नत करने के लिए एक कौशल बिंदु उपलब्ध था। इसमें अधिक समय नहीं लगा, तथा अतिरिक्त सैन्य बल का एक और समूह आ पहुंचा, जो मोनाक रैंक के अभिजात वर्ग का एक दल था, जिसका नेतृत्व एक योद्धा वर्ग अधिपति कर रहा था, जो काले लेटेक्स बॉडीसूट में था, तथा जो युद्ध के मैदान की तुलना में एक मूर्ति वीडियो में अधिक सहज दिख रहा था। यहाँ का प्रभारी कौन है? उसने पूछा। काल अपनी सीट से उठकर उसके सामने आया। इस समय मैं इस स्थान के लिए जिम्मेदार हूँ। आप मुझे काल कह सकते हैं। अधिपति ने सिर हिलाया। मैं तबीथा हूँ, और यह मेरी टीम है। हम इस अवशेष का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। यदि आपको यहाँ रहने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो आप अपने सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना जारी रख सकते हैं। यह एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया थी। ऐसा नहीं कि वह चाहती थी कि वह चला जाए, बल्कि ऐसा था कि उसे परवाह नहीं थी कि वह कहाँ है, क्योंकि वह केवल नौकरी करने के लिए यहाँ आई थी। समझ गया, अधिपति। हम पूर्व की ओर जा रहे थे, इसलिए जब मैं आपकी टीम को यहाँ अन्य नेताओं से मिलवा दूंगा, तो मैं अपने समूह को लेकर पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ूंगा। सबसे पहले, हमारे पास विटन मंदिर से लाइब्रेरियन गैरेथ हैं। वे विभिन्न उम्मीदवारों पर अवशेष के प्रभाव का अध्ययन करने आए हैं। फिर हमारे पास कर्नल लू हैं, जो अस्थायी रूप से न्यूबॉर्न साम्राज्य की सेनाओं के प्रभारी हैं। वो एक बेहतरीन योद्धा हैं, और उनके साथ काम करना आसान है, खासकर अगर आपको खेती का कुछ ज्ञान हो। तोपखाने की रेजिमेंट के प्रभारी कमांडर जेमिसन हैं, और उनके बगल में हाई प्रीस्ट डोलोरेस हैं, जो पैदल सेना की देखरेख करते हैं।
लाल वस्त्र पहने युद्ध पुजारिन ने अधिपति को सरलता से सिर हिलाकर नमस्कार किया तथा उसे कुछ सेकंड का समय दिया। उसके बाद वह अपनी सेना को पुनः व्यवस्थित करने में लग गई। यहाँ दिव्य पशु राष्ट्र का कोई नेता नहीं है? अधिपति तबीथा ने पूछा। गैरेथ ने ठहाका लगाया, फिर अपने और काल के बीच इशारा किया। हम आज दिव्य पशु राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ एक सैन्य बल छोड़ना उचित नहीं समझा, जबकि उनके पास कोई प्रशिक्षु मौजूद नहीं था। एक कुलीन व्यक्ति दिव्य पशु राष्ट्र के नेता के रूप में कैसे काम कर सकता है? उसने भ्रमित होकर पूछा। वह एक बीस्ट मास्टर है। उसके साथ 4 रॉयल रैंक दिव्य जानवर हैं, और वे मौजूद एकमात्र दिव्य जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए राजकुमार काल उनकी सेना का नेतृत्व करते हैं, जबकि मैं निष्पक्ष शोध करता हूं। अधिपति ने कंधे उचका दिए, और काल ने देखा कि कैसे दाना शर्मा गई और टेसा थोड़ी निराश दिख रही थी, क्योंकि उसका तंग फिटिंग लेटेक्स सूट गति के साथ स्थानांतरित और खींचा जा रहा था। लेकिन उसने ये भी देखा कि यह एक ओवरलॉर्ड रैंक रक्षात्मक कौशल था। ऐसा क्यों दिखता था, यह एक रहस्य था, लेकिन उसने इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं पहना, यह और भी रहस्य था, जब तक कि उसके कौशल ने उसे अत्यधिक चपलता नहीं दी, और उसे अपनी गति में कोई बाधा न डालने वाली लचीली सामग्री की आवश्यकता थी। उस स्थिति में आपको बर्खास्त किया जाता है, राजकुमार काल। माननीय लाइब्रेरियन तब तक नेतृत्व का कर्तव्य संभाल सकते हैं जब तक कि दिव्य जानवर किसी प्रतिस्थापन को भेजने के लिए उपयुक्त न समझे। काल ने ओवरलॉर्ड को प्रणाम किया और अपनी टीम को अपने साथ आने का इशारा किया। हॉक की पीठ पर 5 लोग आराम से नहीं बैठ सकते थे, इसलिए काल ने दाना को ऊपर चढ़ने दिया, जबकि पादरी थोर की पीठ पर चढ़ गए और रे ने सवारियों के लिए अपने गोलेम तैयार किए। अन्य अभिजात वर्ग इस प्रक्रिया से आश्चर्यचकित थे, और तब और भी अधिक आश्चर्यचकित थे जब थोर अपने यात्रियों के साथ दौड़ने लगा, जबकि हॉक आकाश में उड़ गया। इस बार उसने दाना को अपनी जगह पर रखने के लिए अपने अवरोध का इस्तेमाल किया, उसे सिर को सहारा देने वाली एर्गोनोमिक कुर्सी की तरह सहारा दिया। जब वह दिशा में अत्यधिक बदलाव करना चाहता था, तो इससे सवारी करना बहुत आसान हो जाता था। गैरेथ ने उन्हें भागते हुए देखकर आह भरी। वे वास्तव में अधिपति के गुस्से से नहीं डरे थे, वे बस मौज मस्ती करना चाहते थे और यहाँ एक विशाल चमकते लक्ष्य पर बैठे हुए हमला नहीं सहना चाहते थे। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। एक प्राचीन मंदिर की खोज करने की उनकी योजना बार बार उन्हीं 3 बुनियादी वर्ग विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक मजेदार लग रही थी। बहुत कम स्वयंसेवकों को उन्नत विकल्प मिला, और गैरेथ को पहले से ही पता था कि उन्नत विकल्प आवेदक के पास मौजूद कौशल से संबंधित थे। वास्तव में उसके पास ये बताने के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय चार्ट भी था कि किसी जादूगर को स्पेल ब्लेड विकल्प मिलेगा या नहीं। युवाओं को कक्षाएं चुनने का मौका मिला, लेकिन देश उन लोगों को भेजते रहे जो पहले से ही विशेषज्ञता के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए वे उन मजेदार विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं चुन पाए जिनका उन्होंने वर्णन किया था। इसमें बदलाव होना ही था। गैरेथ ने दिव्य पशु राष्ट्र में ब्रूस मंदिर को एक संदेश भेजा। उसे 50 युवा जानवरों या जानवरों की जरूरत थी जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया था, ताकि वह उन्हें अन्य वर्गों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित कर सके और देख सके कि वे सभी क्या करते हैं। उनके पास देश के सभी होनहार बच्चों की पूरी सूची थी, जिन्हें नवजात शिशुओं के पारंपरिक आशीर्वाद के लिए मंदिरों में से एक में लाया गया था, और उनके पास उन बच्चों के लिए स्कूल नामांकन की पूरी जानकारी थी जो सिस्टम कौशल हासिल करने के लिए सही आयु वर्ग में थे। वहां कुछ अच्छे लोग भी होंगे, और यदि वह उन्हें नहीं देख पाता तो यह अवसर की बड़ी बर्बादी होती। गैरेथ को संदेश तैयार करने में बस एक क्षण लगा, तथा विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजने में तो और भी कम समय लगा। ऑर्थोस ने आने वाले संदेश पर एक नजर डाली, फिर निर्णय लिया कि उसके पास एकदम सही समूह है। होलनी के स्कूल में एक मिसफिट क्लास थी, खास तौर पर उन जानवरों और जानवरों के लिए जो ऐसे रास्ते पर चलना चाहते थे जो उनकी प्रजाति के लिए उपयुक्त नहीं थे। अगर उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक वास्तविक क्लास मिल जाए, तो उनके पास बड़े होकर बेकार लोगों से बढ़कर कुछ बनने का एक शानदार मौका होगा। जब पोर्टल खुला तो काल लगभग क्षितिज पर पहुंच चुका था, और हॉक हंसने लगा। 100 युवा जानवर और जानवर अभी अभी अवशेष का उपयोग करने के लिए आए थे, जो उपयोग विभाजन के नियमों के अनुसार उचित था। लेकिन नए आए अभिजात वर्ग के छात्र जो देख रहे थे, वे किसी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। वहां एक वन नेवला था जो लोहार की पोशाक पहने हुए था, जबकि उसका वजन केवल 2 किलो था। एक भयंकर भालू था जिसके गले में जादुई मोतियों की माला थी। एक लोमड़ी का बच्चा था जो चमड़े की पैंट पहने हुए था और उसके हाथ में 2 कुल्हाड़ी थी, और वहां से यह और भी अधिक पागलपन भरा हो गया। इस विचार ने कर्नल लू को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया।
क्या होगा अगर इसका उद्देश्य सबसे योग्य लोगों को ढूंढना नहीं, बल्कि असामान्य लोगों को ढूंढना और उन्हें योग्य बनाना हो? इसलिए उसने अपने देश से 20 और लोगों को बुलाया, और वे अगले 10 मिनट के भीतर पहुंच गए, क्योंकि पहला समूह ओब में संगठित हो रहा था। उन्होंने न्यूबॉर्न से सभी प्रकार के जंगली विकल्प भेजे थे। एक ऑकिश युद्ध प्रमुख था जो जादूगर बनना चाहता था, लेकिन वर्तमान में केवल मुट्ठी बांध सकता था। एक सुकुबस जिसने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी और केवल दूसरे हाथ से खाना खाता था, और एक मिनोटॉर लड़का जो एक शेफ बनना चाहता था। कर्नल ने उसे अपने पड़ोसियों में से एक के रूप में पहचाना। कर्नल और अन्य रॉयल रैंक के रक्षकों को ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद वे उसे किले में ले गए होंगे। इतने सारे असंगत लोगों का क्या मतलब है? अधिपति तबीथा ने पूछा, जब उसने नए लोगों को कतार में खड़े देखा और महसूस किया कि इसमें एक पैटर्न है। ये लाइब्रेरियन का विचार था। क्या होगा यदि इस गोले का सबसे अच्छा उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाए जो पारंपरिक मार्ग नहीं अपनाना चाहते, जो भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं और वे उससे कहीं अधिक बनना चाहते हैं जिसके लिए वे पैदा हुए हैं? मनुष्य वास्तव में कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि वे किसी वास्तविक योग्यता या कौशल के साथ पैदा नहीं होते हैं। वे खेती या खनन के लिए भी उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि वे प्रशिक्षण नहीं लेते। लेकिन हमारे लोगों के पास जन्मजात रास्ते हैं जो उनके लिए आसान है। लेकिन ये गोला हमारे बच्चों के लिए और अधिक भविष्य को खोलने की कुंजी हो सकता है। हम देखेंगे कि जब पहले बच्चे बाहर आएंगे तो क्या वे ऐसा करने में सफल होंगे? कर्नल लू ने समझाया। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह सफल होगा? तबीथा ने पूछा। मिनोटॉर ने सिर हिलाया। बस इंतजार करो। मुझे यकीन है कि कम से कम कुछ जानवर सफल होंगे, जबकि बाकी कम से कम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। सबसे पहले बाहर निकला फॉक्सकिन लड़का, जो अब लाल ऊर्जा से चमक रहा था और काले धातु का कवच पहने हुए था। मुझे जीवन में अपना नया लक्ष्य मिल गया है। मैं ब्लड नाइट बनूंगा, उसने घोषणा की। लाइब्रेरियन गैरेथ मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर है और बिल्कुल भी बदमाश किस्म की नहीं है, जैसा कि तुमने चाहा था। अब आओ और मुझे इसके बारे में सब बताओ, और तुम खुले मैदान में अपने नए कौशल का अभ्यास कर सकते हो। जब सूरज डूबा तब तक काल और उसके समूह ने इतनी प्रगति कर ली थी कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि काल ने सभी को ओब का उपयोग शुरू करने का आदेश देकर कितनी अराजकता पैदा कर दी थी। बाकी सभी ने मान लिया था कि यह आर्कबिशप का आदेश है, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया। हालांकि जब टोटेम डिनर के बाद लौटे तो वे सैकड़ों नए जागृत किशोर सिस्टम उपयोगकर्ताओं को देखकर पूरी तरह से चकित थे। वे ओब का उपयोग करने के लिए शेड्यूल पर एक समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया था वे बस डबल फाइल में पंक्तिबद्ध थे, जिससे राष्ट्रों को, जिसमें बीस्टिकिन राष्ट्र भी शामिल था, जो बातचीत का हिस्सा भी नहीं था, ओब का समान रूप से उपयोग करने की अनुमति मिल गई। यह क्या है? काले ड्रैगन लॉर्ड नेचेट ने पूछा। हम उस समूह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं जिसे हमने राहत दी है। डबल फाइल, दोनों समूहों के लिए समान पहुंच। दिव्य जानवरों को न्यूबॉर्न प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा कहा जाता था, और बीस्टिकिन राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के कोटे के हिस्से के रूप में उनकी पहुंच के लिए भुगतान किया था। अधिपति तबीथा ने समझाया। ये समझ में नहीं आया कि ड्रैगन क्यों परेशान था। और तुमने किसे हटाया जिसने यह नीति तय की? ड्रैगन ने पूछा। वह राजकुमार काल, जानवरों का सरदार होगा। काला ड्रैगन हंसने लगा, जबकि आर्कबिशप उदास मुस्कान बिखेरने लगा। आर्कबिशप ने पूछा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, है ना? जानवरों के देश में एक मंदिर में, किसी नदी के स्रोत के पास। तबीथा ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। सीबिंगिन नदी, लाइब्रेरियन गैरेथ ने स्पष्ट किया। ठीक है, मुझे पता है कि वह कहाँ है। ऐसा लगता है कि हमारी सारी बातचीत अनावश्यक थी अगर हर कोई इतनी अच्छी तरह से साझा कर सकता है। अब हम एक निश्चित युवा अभिजात वर्ग के साथ कार्यकारी निर्णय शब्दों के अर्थ के बारे में एक लंबी चर्चा करने जा रहे हैं। ताबिथा को जब एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वह हंसने लगी। किसी ने टोटेम के बातचीत करते समय सिर्फ अभिनय करने का फैसला किया था, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वे समय पर वापस आ जाएंगे और कोई उसे पकड़ लेगा। युवा राजकुमार बहादुर था, वह उसे इतना तो दे ही सकती थी। शायद वह बहुत होशियार नहीं था, लेकिन उसमें पहल करने की क्षमता थी। सकारात्मक बात यह है कि जो लोग असंगत पाए गए थे, उनमें भी कोई चोट या मृत्यु नहीं हुई है। लाइब्रेरियन गैरेथ ने दोनों टोटेम रैंक नेताओं को सूचित किया। इसने इसे दिव्य इंजेक्शन से बेहतर संसाधन बना दिया, और यहां परीक्षण की सफलता दर कुल मिलाकर 50% से अधिक थी, और युवाओं के साथ बढ़ती गई।
जो लोग अपनी प्रजाति के लिए 15वें जन्मदिन या उसके बराबर से कम उम्र के थे, उनमें से लगभग हर 4 में से 3 ने एक क्लास प्राप्त की। अद्भुत खबर है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक ट्रायल खुला रहेगा, तब तक उम्मीदवारों की निरंतर आपूर्ति होती रहेगी। क्या हमें पता है कि यह कब खुला? आर्कबिशप ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, पोर्टल आज सुबह जल्दी खुल गया। आर्कबिशप ने सिर हिलाया। तो हमारे पास बहुत समय बचा है। मानो दुनिया उससे चिढ़ना चाहती थी। ये वह क्षण था जब उस गोले की रोशनी टिमटिमाने लगी। उससे निकलने वाली ऊर्जा पहले की तरह ही मजबूत लग रही थी, लेकिन कुछ बदल रहा था। फिर ये स्थिर हो गया और पहले जैसा दिखने लगा। अब कोई लाल झंडा नहीं। काले ड्रैगन ने जोर देकर कहा। सहमत। देखते हैं अगला कौन बाहर आता है। शायद कोई दिलचस्प चुनाव किया गया हो। अभी वहां कौन है? लॉर्ड नैचेट ने अपने साथी ड्रैगन की ओर मुड़ते हुए पूछा। लाइब्रेरियन गैरेथ ने कंधे उचका दिए। न्यूबॉर्न कैपिटल से कुछ बेमेल बच्चे और दिव्य जानवरों के कुछ अनुयायी। लगभग सभी पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, बाकी लोग वहां बस अपने नए कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। ब्लू ड्रैगन ने समझाया। दोनों टोटेम ने स्थिति को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे आप पर छोड़ देते हैं जो अभी यहाँ है। जब आपका काम पूरा हो जाए या स्वयंसेवक खत्म हो जाए तो संदेश भेजिए, और हम वापस आ जाएंगे। लॉर्ड नैचेट ने जोर दिया। हाँ भाई, गैरेथ ने उत्तर दिया। आर्कबिशप ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर भौहें सिकोड़ ली। वह खुद से 5 किलोमीटर दूर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसके जानवर मेरे निशाने में बाधा डाल रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन ने हंसते हुए नीचे झुक गया ताकि आर्कबिशप उसकी पीठ पर चढ़ सके। हवा में पोर्टल खोलो और हम उन्हें ढूंढ लेंगे। काल ने अपने गोलेम वाहन को अचानक रोक दिया, क्योंकि उसके सामने 20 मीटर की दूरी पर एक विशाल ड्रैगन का सिर एक द्वार से प्रकट हुआ। लॉर्ड नैचेट, शुभ दोपहर। आपका दिन कैसा रहा? काल ने ड्रैगन का अभिवादन किया, फिर उसे एहसास हुआ कि आर्कबिशप उसकी पीठ पर था। आर्कबिशप, विश्व ड्रैगन का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आर्कबिशप ड्रैगन की पीठ से नीचे उतर आया और नैचेट वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। हमें बताया गया है कि हमारे जाने के बाद आपने रोटेशन पर चर्चा करने के लिए 5 मिनट से भी कम समय तक इंतजार किया। उसके बाद आपने उपस्थित सभी लोगों को परीक्षण में भेजने तथा और अधिक लोगों को बुलाने का निर्णय लिया। आर्कबिशप ने शुरू किया। महामहिम, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसने अधिक लोगों को परीक्षण के लिए आने के लिए कहा था। मैंने केवल उपयोग संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित किए थे, जिनका पालन आपका अंतिम निर्णय आने तक सभी लोग कर सकते थे। ये कहने का एक सुंदर तरीका है कि आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस वही किया जो आप करना चाहते थे। नैचेट ने सहमति जताई। धन्यवाद। आर्कबिशप ने इस बात पर अपना आश्चर्य छिपाया कि बीस्ट मास्टर टोटेम रैंक के काले ड्रैगन के सामने भी पीछे नहीं हटा। यह आत्मविश्वास हो सकता है, या वह खतरे से बेखबर भी हो सकता है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि काल का ये रवैया आंशिक रूप से उसके बंधे हुए जानवरों के कारण था, और उसके साथ जुड़े 3 शीर्ष शिकारियों के साथ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अहंकार के स्तर तक आत्मविश्वासी था। क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कैरा ने पूछा। अगर वह 2 कदम और आगे बढ़ता है, तो मैं इस पर विचार करूंगा। काल सहमत हो गया। नैचेट ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया और एक जादू किया, फिर दूसरा जादू किया। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जानवर मुझसे क्या कह रहे हैं, है ना? ऑर्थोस ने मुझे बताया कि सबसे आसान तरीका है मेरे विचारों को सुनना, क्योंकि मैं शब्दों को वैसे ही सोचूंगा जैसे मैं उन्हें सुनूंगा। काल ने सुझाव दिया। काले ड्रैगन ने सिर हिलाया। यह मेरी विशेषता नहीं है। मैं आपके इरादे को देख रहा हूं, और यह उतार चढ़ाव करता रहता है, जैसे कि अलग अलग इरादों का एक इंद्रधनुष एक साथ मिला हुआ हो। मैं सोच रहा हूं कि कौन सा कौन है। मैं मान लूंगा कि जो शरारत पर केंद्रित है वह नागा रानी है। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वो पंखों वाला शून्य बेज है। उसे ड्रैगन से लगाव है। आर्कबिशप को चिंता थी कि काल कुछ बेवकूफी कर सकता है, लेकिन नचेट बस खुश था। डाक देवी छोटे और निडर प्राणियों की शौकीन है। वे अक्सर ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कोई बड़ा प्राणी नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि उसने ऑर्थोस के साथ क्या किया। मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी है। कैरा ने कहा। वह निश्चित रूप से आपकी हरकतों से वाकिफ है। रेमी ने सहमति जताई। मुझे नए ढूंढने होंगे। आर्कबिशप ने अपना गला साफ किया। हम आप सभी को मंदिर तक ले जाएंगे, इस संभावना पर कि वहां वास्तव में कुछ है। दुर्भाग्य से स्पेलेब्लेड कबीला हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कुछ मिला तो प्रिंस कॉबिन को अपनी रिपोर्ट का श्रेय मिलेगा।
कॉबिन को इस डील में वाकई धोखा मिला था। वह ही था जो सबसे पहले वहां जाना चाहता था। काल को बस उम्मीद थी कि वहां थोर के लिए अच्छी चीजें होंगी। ये बहुत बढ़िया लगता है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। काले ड्रैगन या आर्कबिशप को ठीक से पता रहा होगा कि वे कहां जा रहे थे, क्योंकि द्वार एक मंदिर के ठीक बगल में खुलता था, जो बिल्कुल उस सीढ़ीनुमा मंदिर जैसा दिखता था जिसमें काल ने पहली बार प्रवेश किया था। ऊपर एक रास्ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वहां ले जाऊं ताकि जांच शुरू हो सके? नेचेट ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप सीढ़ियां चढ़ें। यह एक विश्व ड्रैगन मंदिर के समान है जिसमें मैं एक परीक्षण में था। लक्ष्य जितना संभव हो उतना ऊपर जाना था। अब ये टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी जादू बचा है तो यह महत्वपूर्ण होगा कि हम अपनी शक्ति से ही ऊपर चढ़े हों। काल ने समझाया। सभी जानवर मंदिर का निरीक्षण करने के लिए बाहर आए और हॉक पुरानी यादों से भर गया। अब सीढ़ियां चढ़ना बहुत आसान होगा। वह बहुत बड़ा था और वह एक बार में 3 सीढ़ियां भी चढ़ सकता था। काल ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया, फिर रुककर मंदिर के बाईं ओर चला गया। यदि मैं सही हूं तो ये शक्ति परीक्षण पक्ष हुआ करता था, उन्होंने बताया। काल ने मंदिर पर कदम रखा और चढ़ाई शुरू की। कोई जादुई प्रतिरोध नहीं था, मंदिर से कोई प्रतिक्रिया का संकेत नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह शीर्ष तक 1000 सीढ़ियां चढ़ता रहा। अगर और कुछ नहीं तो यह एक अच्छा व्यायाम था। बाकी लोग भी पीछे पीछे चल दिए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या काल मंदिर में परीक्षण के तौर पर काम करने के तरीके की नकल करके प्रतिक्रिया को भड़काने में सक्षम होगा। वे पूरी धारणा को छोड़ने ही वाले थे कि काल शीर्ष पर पहुंच गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मंदिर में धीरे धीरे ऊर्जा की धड़कन शुरू हो गई। एक हल्का संकेत, लेकिन बढ़ रहा था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ये वास्तव में आपकी तकनीक के अनुरूप है। आपको क्या लगता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए? नचेट ने पूछा। आर्कबिशप चलते चलते नोट्स बना रहे थे ताकि कोई भी विवरण छूट न जाए। बूढ़े पादरी के पास निश्चित रूप से विचार थे, क्योंकि वह इस विषय पर दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन काल ने सबसे सरल विचार को पहले अपनाया। वेदी पर एक भेंट पेटी जैसी चीज रखी है। मैं उसी से शुरुआत करूंगा। वेदी भी मंदिर के बाकी हिस्सों की तरह ही प्राचीन भूरे पत्थर से बनी थी, लेकिन बक्सा काफी हद तक खराब हो चुके पीतल का था, और यदि वह अभी भी वहां था तो संभवतः उसे बंद कर दिया गया होगा। काल ने अपनी सूची में हाथ डाला और उपकरण का एक टुकड़ा निकाला, जिसके बारे में उसे पता था कि वह पिछले पुनरुत्थान से सिस्टम संगत था, और जादुई खंजर को भेंट पेटी में रख दिया। जैसे ही उसने खंजर को बक्से में रखा, वह गायब हो गया, और काल ये देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि क्या कुछ हुआ या फिर सभी को कोई भेंट चढ़ानी होगी। मंदिर में शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी सभी शीर्ष पर नहीं थे, क्योंकि पादरियों और डाना में काल, ओफेलिया या ड्रैगन जैसी अलौकिक सहन शक्ति का अभाव था। अंततः वे सभी मंदिर के शीर्ष पर पहुंच गए, और वेदी के चारों ओर एकत्रित लोगों की संख्या के अनुपात में शक्ति का स्तर बढ़ने लगा। क्या हम कुछ करने जा रहे हैं? ओफेलिया ने पूछा। पहले हम कुछ और मिनट प्रतीक्षा करेंगे, फिर हम इसे भेंट बॉक्स में कुछ और सिस्टम संवर्धित खजाने की पेशकश करेंगे। इसने मेरे द्वारा पेश किए गए खंजर को स्वीकार कर लिया, इसलिए मुझे पता है कि यह काम करता है, कम से कम थोड़ा तो। काल ने समझाया। कुछ मिनटों के बाद बिजली की वृद्धि धीमी हो गई, लेकिन आर्कबिशप के पास एक विचार था। मुझे लगता है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मन नहीं है। आपने इसे स्पष्ट रूप से काफी अच्छी तरह से ट्रिगर किया है, ये बस अपना वांछित कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं और नचेट मिलकर इसे ठीक कर लेंगे, उसने थकी हुई आवाज में समझाया। पहली बार काल ने देखा कि आर्कबिशप कोई युवा व्यक्ति नहीं था, या जिसे अधीर या बूढ़ा भी कहा जा सकता था। अपनी दाढ़ी और साफ आंखों के पीछे वह बहुत ही बुजुर्ग लग रहा था, और शायद उसके पास कुछ ही साल और बचे होंगे। लेकिन जब वह सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वापस आया, तो उसकी मजबूत आभा वापस आ गई, और दोनों टोटेम ने पिरामिड में जो कुछ भी हो रहा था, उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया। इससे उसमें जान आ गई, और काल मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि कॉबिन सही था। यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली था। ये हल्का था, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा ऐसी थी जिसे काल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये लगभग पवित्र लग रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से काल अपनी उंगली रख सकता था। शायद उन्हें वास्तव में एक अर्धदेव की कब्र मिल गई थी। अगर ऐसा था तो कॉबिन तबाह होने वाला था, भले ही उसे शुरुआती खोज का श्रेय दिया गया हो। ब्लैक ड्रैगन मुस्कुराया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ कुछ उल्लेखनीय है।
अपने आप को तैयार करो, मुझे लगता है कि यह सक्रिय होने वाला है। हवा में ऐसा लग रहा था मानो कोई विसंगति खुल रही हो, और फिर काल शून्य में तैर रहा था। उसके चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल पूर्ण अंधकार था। एक सेकंड के पहले आधे भाग के लिए। तभी उसने महसूस किया कि उसके चेहरे के पास से हवा बह रही है, और उसने ज्वलंत शरीर को इस तरह बदल दिया कि उससे बड़ी मात्रा में प्रकाश निकलने लगा। उसके दाईं ओर लॉर्ड नचेट अपने पंख फैलाकर उस क्षेत्र के चारों ओर धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। इसलिए काल ने हॉक को बाहर बुलाया, लेकिन पाया कि जानवर को उसके स्थान पर वापस नहीं लाया गया था, और वह वहां नहीं था जहां वे थे। काल ने हवा के विपरीत दिशा में अपना पैर फैलाया, जिससे उसकी गिरने की गति धीमी हो गई, और वह जमीन के दिखने का इंतजार करने लगा। नचेट पहले से ही उससे बहुत ऊपर था, क्योंकि ड्रैगन ने अभी अभी अपने पंख खोले थे। उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि काल उसके बगल में था और उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसकी पहली प्रवृत्ति उस क्षेत्र का पता लगाने की थी। तब काल को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में उड़ने की जरूरत नहीं है। वह अपना कवच बदल सकता है और उम्मीद कर सकता है कि यह अनुकूल हो जाएगा। बेस्टियल रेमेंट को हटा दिया गया और फिर से सक्रिय कर दिया गया, जिससे उसे कवच का एक नया पैटर्न मिल गया और उसके अंगों को कपड़े की एक परत से जोड़ दिया गया, जिससे वह हवा में ऊंची उड़ान भर सका और उसकी गिरने की गति को बहुत कम कर दिया। अच्छा कॉल बॉस, रेमी ने उससे बधाई दी। तुम मेरे साथ हो, मुझे लगा हम सब अलग हो गए हैं। रेमी ने मन ही मन कंधे उचकाए। जब चीजें अजीब होने लगी तो मैं घर चला गया। ये रेमी की एक बहुत ही खास बात थी। उसे परेशानी पसंद नहीं थी, और वह अपने दलदल की सुरक्षा से नई चीजें देखना पसंद करती थी। जब उसे पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, तभी वह बाहर आती थी। काल को एहसास हुआ कि अन्य लोग भी संभवतः उसी स्थिति में होंगे जिसमें वह अभी था, और उसने भौहें सिकोड़ ली। मुझे उम्मीद है कि वे सब ठीक होंगे। हॉक उड़ सकता है, कैरा भी। दाना हवा में चल सकती है, लेकिन दो पादरी, थोर और रे मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि उसे दूसरी चीजों की भी चिंता थी। अब वह जमीन देख सकता था, या कम से कम दूर पर एक पर्वत श्रृंखला, और नचेट उसके बगल में उड़ने के लिए आ गया था। ये मुकदमा कितना अजीब है। अगर इस मामले में कोई और होता, तो मुझे लगता कि वह बूढ़ा आदमी होता, तुम नहीं। उसने काल के साथ कदम मिलाते हुए कहा। यह मेरे लिए भी एक झटका है। मुझे आश्चर्य है कि इसने हमें कैसे अलग किया, या ये किस तरह का परीक्षण है। इसने स्पष्ट रूप से हमें शक्ति स्तर के आधार पर अलग नहीं किया, और हमें आकार के आधार पर अलग करना भी समझदारी नहीं है। काल ने सहमति जताई। वहां उतरो, पहाड़ के आधे रास्ते पर उस चट्टान पर। फिर अगर हमें फिर से उड़ने की जरूरत पड़ी तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ सकते हो। काल ने अजीब तरीके से खुद को कगार की ओर मोड़ा, धीरे धीरे अपने अनुकूलित कवच के साथ मुक्त गिरावट में पैंतरेबाजी करने की आदत डाल ली। यदि वह अपने टखनों पर लबादा या केप बांधता तो संभवतः वह यही प्रभाव प्राप्त कर सकता था, इसलिए वह इस कौशल को बाद के लिए याद रखना चाहता था। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, काल ने देखा कि पीछे एक गुफा थी, लेकिन वह ये भी देख सकता था कि वहां कुछ जीवित चीज भी थी। वहां कुछ है। मैं इसकी आत्मा की आभा देख सकता हूं। काल ने नचेट को सूचित किया, क्योंकि वह अपने पैरों पर स्थिर हो गया था और अपने कवच को ताजा कर रहा था ताकि यह अधिक व्यवहारिक डिजाइन को जन्म दे सके। फिर उसने ज्वलंत शरीर का प्रकाश मंद कर दिया ताकि जो कुछ उसने देखा था उसका ध्यान उस ओर न जाए। आपको आत्मा दृष्टि भी प्राप्त है। आपने ये कैसे प्रबंधित किया? नचेट ने पूछा। ये हॉक के साथ जुड़े होने का एक लाभ है, जो एक घोस्टफा या थंडरबर्ड में विकसित हो गया है। मुझे अपने जानवरों की संवेदी विशेषताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश डुप्लीकेट हैं या मेरे पास पहले से मौजूद संस्करण से कमतर हैं। लेकिन मेरे पास काम करने के लिए थर्मल विजन, इकोलोकेशन और सोल साइट है। जो विडंबना यह है कि अंधेरे में हवा में ऊंचाई पर होने पर मुझे और भी अधिक भ्रमित कर देता है। नचेट ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर सिर हिलाया। क्या हम ऐसा करेंगे? अगर हम किसी परीक्षण में हैं, तो यहाँ खड़े रहने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हम दूसरों पर कुछ फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमने उस पल कुछ ऐसा पाया है जो हमें जीवित रखता है। उसकी बात सही थी। वह भूल गया था कि अगर परीक्षण में कुछ जीवित था, तो उसे कुछ जीवित देखना चाहिए था, लेकिन काल ने उनके नीचे कुछ भी जीवित नहीं देखा था, केवल जमीन और पहाड़ थे। नचेट गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, और मानव रूप में बदल गया ताकि वह सीमित स्थान में फिट हो सके। छत 5 मीटर से अधिक ऊंची थी, लेकिन अपने वयस्क ड्रैगन रूप में वह अभी भी उपलब्ध स्थान में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था।
काल ने क्रूरता कौशल को भी समाप्त कर दिया और खुद को अपने सामान्य आकार में वापस सिकोड़ लिया, जो अचानक उसे उस ऊंचाई की तुलना में बहुत छोटा लगने लगा जिसकी उसे न्यूबोर्न साम्राज्य में अपनी यात्रा के दौरान आदत हो गई थी। तो आप कोई असाधारण रूप से लंबे इंसान नहीं हैं। आप बस लंबे होने के लिए हर समय एक कौशल को सक्रिय रखते हैं। यह एक अजीब विकल्प है, नेचेट ने कहा। इससे मेरी ताकत भी 50% बढ़ जाती है। जब भारी वजन उठाना हो या लड़ाई करनी हो, तो इसे प्रभावी तरीके से चलाना बेहतर होता है, लेकिन अगर हम सुरंगों में जा रहे हों, तो औसत से थोड़ा छोटा चलना बेहतर होता है। नचेट हंसा। उसका अपना मानव रूप काफी बड़ा था, लेकिन काल का कद लगभग 180 सेंटीमीटर था। ज्यादातर महिलाओं से ज्यादा लंबा, लेकिन एक पुरुष के लिए ज्यादा लंबा नहीं। हालांकि वह चौड़ा और मांसल था। सुरंग धीरे धीरे ढलान वाली और सावधानी से नक्काशीदार थी, पत्थर में कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। काल ने शोर को कम करने के लिए साइलेंट मूवमेंट का इस्तेमाल किया, ताकि इकोलोकेशन केवल एक धुंधली छवि बन जाए, और वह अंधेरे में नेविगेट करने के लिए लगभग पूरी तरह से थर्मल इमेजिंग पर निर्भर था। नेचेट को कम रोशनी की स्थिति से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, इसलिए काल ने नेतृत्व किया और पहाड़ में नीचे की ओर घुमावदार मार्ग का अनुसरण किया। जैसे ही वे नीचे उतरे, काल ने दीवारों पर बने पैटर्न देखे और नेचेट को रुकने का इशारा किया। पत्थर पर अपनी अंगुलियों की थपकी से उसे दालान की प्रतिध्वनि की छवि मिली और काल के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई। चारों ओर की दीवारों पर 2 पंक्तियों में बौने रून खुदे हुए थे, एक कमर से थोड़ी ऊंचाई पर और दूसरा छत के पास। क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? जब उसे नक्काशी की सीमा का एहसास हुआ तो उसने नेचेट से पूछा। ड्रैगन ने एक छोटी सी रोशनी बनाई और खुद से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सिस्टम अनुवाद कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ यादृच्छिक शब्द थे। स्टोन फोर्ज, एले, डीप हैमर। तब काल को एहसास हुआ कि वे क्या पढ़ रहे थे। यह इस जगह के शासकों के नामों का विवरण था। हम ग्रास्का के पौराणिक शहर में हैं, या अधिक सही ढंग से कहें तो इसकी एक प्रतिकृति। ये जगह डार्क आयरन ड्वार्फ्स की आबादी का घर था, और शायद किसी परीक्षण में यह अभी भी है, नचेट ने समझाया। वास्तव में अब वहां कोई आबादी नहीं है, काल ने पूछा। ड्रैगन ने उस पर मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, लेकिन ये हमारी दुनिया में कभी भी कोई वास्तविक स्थान नहीं था। यदि हम उस समय के अनुसार चले जब किंवदंतियां पहली बार दर्ज की गईं, तो वास्तविक शहर की खदानें अब तक सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी हो चुकी होंगी, तथा निश्चित रूप से समाप्त हो चुकी होंगी। अगर पत्थर के अलावा कुछ नहीं होता तो बौने हमेशा के लिए नहीं रहते, वे पास के किसी दूसरे पहाड़ पर शहर का पुनर्निर्माण कर लेते। लेकिन जब बौने किसी शहर को स्थानांतरित करते हैं, तो वे उसे एक नया नाम देते हैं, और रून की ऊपरी पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि यह ग्रास्का है, और हम दक्षिणी प्रवेश द्वार से आ रहे हैं। मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि आत्मा की चमक किस वजह से है। वहां नीचे कुछ जीवित है, और इतना शक्तिशाली कि हम दोनों प्रवेश द्वार से उसकी आभा देख सकते हैं। काल ने कंधे उचकाए और प्रकाश वापस लाने के लिए ज्वलंत शरीर का उपयोग किया। हमें गर्व के साथ शहर में जाना चाहिए। शायद ये कोई प्राचीन संरक्षक है जो पीछे छूट गया है। यह एक परीक्षण है, और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे हमारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने समझाया। काला ड्रैगन हंसा। युवा मानव को देवताओं की वास्तविक प्रकृति और पेंथियन के गैर ड्रैकोनिक सदस्यों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था। यह मानव राष्ट्रों की एक सामान्य निगरानी थी। उन्होंने ड्रैगन देवताओं के बारे में पढ़ाया, लेकिन वे दूसरों को अनदेखा करने के लिए प्रवृत्त हुए। इस जगह में प्राचीन शक्ति की गंध थी, और प्राचीन शक्ति का मतलब था हंसता हुआ भगवान, एक प्राचीन दानव भगवान जिसने कभी मनुष्यों के लिए एक प्रणाली संचालित की थी, जो उस प्रणाली से अलग थी जिसे विश्व ड्रैगन ने उन दुनियाओं पर संचालित किया था जिनकी उसने रक्षा की थी। नचेट ने अफवाहें सुनी थी कि उसके साथ मौजूद इस मानव ने अतीत में उस प्रणाली के अवशेषों का सामना किया था, इसलिए यह असंभव नहीं था कि उसकी किस्मत और भाग्य के प्रति लगाव ने उन दोनों को एक और लाफिंग गॉड संरेखित परीक्षण में खींच लिया था। हंसते हुए भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं? नचेट ने प्राचीन गलियारे से गुजरते हुए पूछा। शरारत और उत्थान का देवता? बहुत ज्यादा नहीं। माना जाता है कि वह देवता है जिसकी ओर आप तब मुड़ते हैं जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, और आपको जीवित रहने के लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे माता पिता के अनुसार उनकी न्याय की भावना संदिग्ध है, और अक्सर कृपा सबसे अप्रत्याशित तरीकों से दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वह बलि का बकरा देवता है। जब चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं, और आप यह नहीं कहना चाहते कि किसी दूसरे भगवान के फैसले की वजह से आपको परेशानी हुई, तो आप कहते हैं कि यह हंसते हुए भगवान की कृपा है।
नचेट ने हंसते हुए कहा, एक तरह से, हाँ। सिस्टम चयन में यादृच्छिक विकल्प जो आपके लिंग और प्रजाति को बदल सकते हैं, वे लगभग निश्चित रूप से उसके अतिरिक्त हैं। लेकिन आप उसके पहलू के बारे में सही हैं, वह मनुष्यों को डेमिगॉड की स्थिति तक पहुंचने में मदद करने के लिए जाना जाता है, यहां तक कि ऐसे समय में भी जब कोई अन्य भगवान तैयार नहीं था। हम जिस जगह पर हैं, ये हंसते हुए भगवान द्वारा छोड़ा गया अवशेष हो सकता है, या उनके द्वारा लागू की गई प्राचीन प्रणाली हो सकती है। ये ड्रैगन ऊर्जा की तरह नहीं लगता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है वह विश्व ड्रैगन का अवशेष है। काल ने सिर हिलाया। अगर प्रिंस कॉबिन सही है, तो ये टाइटन डेमिगॉड का विश्राम स्थल हो सकता है। मुझे उनसे और सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन मैं उनके साथ यहाँ यात्रा करने की उम्मीद कर रहा था। अतिरिक्त प्रकाश के कारण दीवारों पर चित्रित विवरण स्पष्ट हो गए, साथ ही ये तथ्य भी स्पष्ट हो गया कि शहर का अंत संभवतः शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। दीवारों पर झुलसे हुए निशान थे, तथा पत्थरों पर कुछ कट के निशान थे, जिन्हें काल ने पहले औजारों के निशान समझ लिया था, लेकिन वास्तव में वे हथियार के प्रहार के निशान थे। इससे उस क्षेत्र को कई वर्षों तक परित्यक्त रहने की तुलना में एक बहुत ही अलग अनुभूति हुई, और दोनों घुसपैठियों ने थोड़ी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे आत्मा ऊर्जा का अनुसरण करते हुए उसके स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। सुरंग एक ऐसी जगह पर समाप्त हुई जो एक फौज जिले की तरह लग रही थी। भट्टियां लंबे समय से निष्क्रिय थीं। हालांकि इमारतें बरकरार थीं, और काल ने कुछ के अंदर देखने का अवसर लिया ताकि वह देख सके कि उसे क्या मिल सकता है। पहला तो पूरी तरह से खाली था, एक पत्थर के खोल के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे में एक भट्टी बची हुई थी, जो जादुई लेखन से ढकी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। काल ने नैचेट से फुसफुसा कर कहा। अच्छा फैसला। भाई हॉक मुझे इन रूनों को लिखने के लिए पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता कि वे क्या करते हैं, लेकिन अगर वे एक फौज में हैं, तो वे सभी आग से संबंधित होने चाहिए, है ना? रेमी ने सहमति जताई। ड्रैगन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, मनुष्यों की जिज्ञासा से भली भांति परिचित था। काल भी बहुत छोटा था, और वह ड्वार्फन फौज रून से परिचित नहीं था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, और नचेट को नहीं पता था कि उसके राष्ट्र में कोई बौना बचा है या नहीं। यह विचार उसके दिमाग में आने से पहले उसने परवाह नहीं की थी। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में कौन रहता है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। शहर में हर जगह युद्ध के निशान थे, लेकिन घरों को सावधानीपूर्वक खाली कर दिया गया था, और वहां लूटपाट के साथ होने वाले विनाश के कोई निशान नहीं थे। वहां कोई टूटा हुआ घरेलू सामान या कम मूल्य की वस्तुएं नहीं थी, और यहां तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग भी हटा दी गई थी और उन्हें क्षतिग्रस्त या त्यागा नहीं गया था। शायद जिस भी लड़ाई की वजह से डार्क आयरन ड्वार्फ्स को शहर छोड़ना पड़ा, वह कोई हारी हुई लड़ाई नहीं थी। हो सकता है कि उनके लिए यहां रहना असंभव हो गया हो। नचेट ने बाईं ओर इशारा किया। यह उस तरफ है, पत्थर के छेद से होकर और शिखर की ओर। रेमी द्वारा देखे जा सकने वाले सभी रूनों की नकल करने के बाद काल ने नचेट का शहर में पीछा किया। रैंप शहर की दूसरी परत तक ऊपर की ओर जाता है, जो कि उस परत की तरह ही है जहां से वे अभी अभी निकले थे, केवल ये स्तर आवासीय और औद्योगिक कम दिखाई देता है। यहाँ युद्ध के कम निशान थे, और घरों और दरवाजों के पास गाड़ियों में पीछे छोड़ी गई वस्तुओं के अधिक निशान थे। आत्मा की ऊर्जा इस स्तर पर थी, और काल इसे अपने स्रोत से चमकते हुए देख सकता था। ये हिल नहीं रही थी, और यह बिल्कुल भी स्पंदित नहीं हो रही थी, बस असीम आंतरिक शक्ति की एक स्थिर चमक थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, काल ने देखा कि शक्ति एक पत्थर के ताबूत से आ रही थी, लेकिन टाइटन डेमिगॉड के लिए नहीं, जिसके बारे में प्रिंस कॉबिन ने उम्मीद की थी कि वह यहां होगा। पूरा पत्थर का बक्सा 2 मीटर से भी कम लंबा था, हालांकि यह एक बहुत बड़े कुर्सी पर था, जो पत्थर के खंभों से घिरा हुआ था जो रून और सुंदर नक्काशी से ढके हुए थे। यही वह समय था जब प्रगति कठिन हो गई। काल ने जो भी कदम आगे बढ़ाया, उससे उस पर दबाव बढ़ता गया। ये शारीरिक दबाव नहीं था, बल्कि मानसिक दबाव था, जो उसकी आत्मा को कुचल रहा था और उसकी इच्छाशक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यदि वह जरा सी भी चूक करेगा तो वह सहज ही एक कदम पीछे हट जाएगा और संभवतः उसकी प्रगति यही समाप्त हो जाएगी। खैर, यह एक अप्रत्याशित चुनौती है, नचेट ने कहा, जब वह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर कब्र की ओर बढ़ रहा था। ओह, मुझे तो यह इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा। आपके लिए यह निश्चित रूप से आसान होगा, काल ने उत्तर दिया। जबकि यह सच है, मैं इसे छू नहीं सकता। मुझे ब्लैक ड्रैगन, मृत्यु के देवता का संरक्षण प्राप्त है। मेरी आत्मा हमले से प्रतिरक्षित है।
हालांकि इसका मतलब यह है कि मैं ये पता लगाने के लिए कि इसे क्या करना चाहिए, इस परीक्षण के हमले के अधीन नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा संघर्ष देखना होगा और देखना होगा कि क्या तुम ढक्कन पर रखे पत्थर को छूने लायक करीब पहुंच पाते हो। यदि आप इतना प्रबंध कर सकते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलना चाहिए। इस स्थान पर अपार मात्रा में दिव्य ऊर्जा है जो किसी के परीक्षण को पास करने और इसे सक्रिय करने की प्रतीक्षा कर रही है। काल आगे बढ़ता रहा, उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दबाव उसे जमीन पर न गिरा दे, क्योंकि वह उस बिंदु से आगे बढ़ चुका था जहां से वह उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। आकर्षक, आपकी आत्मा दबाव में सिकुड़ रही है। काल ने नेचेट के शब्द भी नहीं सुने। वह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था। बाहर से ये हास्यास्पद लगेगा, एक बड़ा आदमी नशे में सड़क पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। लेकिन आमतौर पर अदृश्य शक्ति काल ने कभी महसूस की गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यहां तक कि न्यूबॉर्न के सम्राट द्वारा क्रोधित होने पर उत्सर्जित की गई आभा भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। काल की इच्छा थी कि काश थोर उसके साथ होता। उसका पक्का दोस्त जानता कि सड़क पार करके उसके गंतव्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। काल लगभग लड़खड़ा गया जब वह कोबलस्टोन सड़क से कब्र के चारों ओर नर्म रत्न बजरी पर चला गया। अपने घुटनों पर हाथ रखकर आगे झुकते हुए काल ने लक्ष्य देखा, एक बड़ा सफेद ओपल पत्थर। यह ऊर्जा का स्रोत था और अगर वह उस पर हाथ रख पाता तो उसे परीक्षण पूरा करना चाहिए था। बस थोड़ा आगे। आज का दिन अच्छा रहेगा, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। नेचेट ने हंसते हुए कहा, ये जानने के लिए उत्साहित कि उन्हें किस तरह के परीक्षण के लिए भेजा गया था जो उनकी शक्ति के एक ड्रैगन को स्वीकार कर सकता था। यह सोचना बेतुका था कि किसी ने टोटेम को समायोजित करने में सक्षम एक परीक्षण स्थापित किया था, जब तक कि यह स्थान वास्तव में एक पौराणिक अवशेष न हो। लेकिन यहाँ वह था, और यद्यपि वह मृत्यु के देवता के साथ अपने जुड़ाव के कारण पूरी तरह से भाग नहीं ले सकता था, फिर भी वह परीक्षण का हिस्सा था। काल को महसूस हुआ कि जैसे ही वह एक और कदम आगे बढ़ा, उसका दिमाग टूटने लगा, लेकिन रैमी, जो अपने स्थान पर परीक्षण से अप्रभावित थी, औषधियों पर काम करते हुए गा रही थी, और यह उसे जमीन पर गिराने और काल को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। अंतिम कदम उठाते हुए और एक एक मिलीमीटर की मेहनत करते हुए, उसने अपना हाथ ओपल की ओर बढ़ाया। परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पुरस्कार की गणना। दबाव गायब हो गया और पत्थर से रिसने वाली आत्मा की आभा वापस आ गई, जिससे वह एक साधारण ओपल बन गया जो व्यवहारिक रूप से शक्ति से कंपन कर रहा था। तुमने सच में ऐसा किया। मैं सिस्टम संदेश देख सकता हूं कि इनाम की गणना की जा रही है। काल ने लॉर्ड नेचेट को एक कमजोर अंगूठा दिखाया क्योंकि वह अपनी सांस को पकड़ने के लिए रत्न की बजरी पर बैठ गया और शून्य शरीर को अपनी आत्मा को हुए नुकसान को दूर करने दिया। पुरस्कार की गणना। इवोल्यूशन स्टोन पुरस्कृत। त्रुटि, कुछ फंक्शन अनुपलब्ध। यादृच्छिकीकरण। नचेट हंसने लगे क्योंकि उन दोनों ने एक ही समय में संदेश देखा था। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा, दोस्त। ड्रैगन बने रहने के लिए शुभकामनाएं। काल हंसा। उन्होंने ये सब कुछ किया और उन्हें एक गड़बड़ इनाम मिला जो ठीक से काम भी नहीं करता था। टोटेम रैंक ब्लैक ड्रैगन को ऐसा लग रहा था कि यह उसके साथ घटी सबसे मजेदार बात थी, और उसकी हंसी पूरे शहर में गूंज रही थी, जबकि काल अपने भाग्य का पता लगाने के लिए इंतजार कर रहा था। इष्टतम उन्नति कौशल चयनित। आयरन विद इन रैंक 3, मास कमजोर है। रेमी ने हंसते हुए कहा, खैर, ये गलत नहीं है। तुम्हारा शरीर कमजोर है, यही असली मुद्दा था। काल ने मन ही मन उसकी ओर आंखें घुमाई। और अगर यह मुझे किसी अजीब चीज में बदल दे तो हम क्या करेंगे? तब आप वास्तव में मॉन्स्टर मैन बन जाएंगे। हम काम पर वापस जाने के बजाय हमेशा मजेदार काम करते रह सकते हैं। निष्क्रिय कौशल सक्रिय। आयरन विद इन 3 परिवर्तन की शुरुआत। काल के शरीर में दर्द फैल गया, जो अकादमी में बयूरो एजेंटों द्वारा उसके लिए उपलब्ध कराए गए किसी भी प्रयोगात्मक उपचार के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से भी बदतर था, और उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट रही थीं और फिर वापस बढ़ रही थीं। त्रुटि आय, असंगत कौशल सक्रिय। समायोजन। नहीं, समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। काल जो भी लेकर आया था, उससे खुश था जब तक कि वह इस प्रक्रिया को और खराब करने की योजना नहीं बना रहा था। ये एक शून्य शरीर की था जो कौशल कार्यान्वयन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में काल अपने किसी भी कौशल को बदल नहीं सकता था, यहां तक कि उसे बंद भी नहीं कर सकता था। समायोजन पूर्ण। जारी। दर्द फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार यह धीरे धीरे कम होकर सुन्न हो गया था, और काल ने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को धुंध में बदलते हुए देखा, और फिर वे पहले जैसे दिखने लगे।
जब लहर उसके पूरे शरीर को पार कर गई और काल को पूरा विश्वास हो गया कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने शरीर का परीक्षण किया। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा पहले हुआ था, लेकिन बजरी पर उसके कदम पहले से अधिक भारी महसूस हुए। स्थिति, उसने सोचा, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक उल्लेखनीय परिवर्तन था। नाम काल, कक्षा बीस्ट मास्टर पैक मास्टर, रैंक लंबित, संविधान शून्य, लौह शरीर, बंध हुआ जानवर 5, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पहले कभी भी किसी विशेष संविधान के लिए कोई रेखा नहीं थी। काल को डर था कि यह उसे मानव से अलग कुछ बना देगा, क्योंकि इनाम के विवरण में विकास कहा गया था, और इससे उसके जानवर कुछ और बन गए जो वे नहीं थे। लेकिन एक बार जब वह विविध विवरण से गुजर गया, तो काल ने ऊपर की ओर देखा। रैंक लंबित, क्या इसका मतलब यह था कि वह रॉयल से मोनार्क बनने की प्रक्रिया में था? अगर उसके शरीर में हुए बदलाव से उसे पदोन्नति मिली होती, तो ये पुरस्कार अब तक मिले सबसे उच्च स्तरीय पुरस्कारों में से एक माना जाता। नचेट को परीक्षण से जो भी पुरस्कार मिला था, उससे उसका ध्यान भंग हो गया था, इसलिए काल ने उसकी प्रगति पूरी होने तक प्रतीक्षा की। अब तुम सच में मॉन्स्टर मैन हो। मैं अंतर महसूस कर सकता हूँ। तुम कैरा और धातु की तरह महकते हो, रेमी ने उसे बताया जब वे ब्लैक ड्रैगन का इंतजार कर रहे थे। नचेट ने धीरे धीरे अपने होश संभाले और काल की ओर मुस्कुराया, फिर उसकी ओर थोड़ी ऊर्जा बढ़ा दी। इस शक्ति ने काल के शरीर में एक गर्म चमक भर दी जो उसकी हड्डियों में समा गई और वहीं बनी रही, जिससे उसके पुनर्निर्मित शरीर की विचित्रता दूर हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा भाग्य अचूक है, युवा मित्र। मैं आधिकारिक तौर पर एक प्राचीन ब्लैक ड्रैगन की स्थिति तक पहुंच गया हूं, और इसके साथ मुझे क्षमता का उपहार भी मिला है। हालांकि यह उपहार मेरे लिए नहीं है, बल्कि उत्तराधिकारी के लिए है। आमतौर पर उन्नति अपने ही घर में, परिवार और कुल से घिरे हुए की जाती है, और सबसे कम उम्र की पीढ़ी के सबसे होनहार को उपहार दिया जाता है, क्योंकि यह केवल उसी क्षण दिया जा सकता है। आज आप यहाँ एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मैं यह अनुदान दे सकता हूँ। तो आपको मृत्यु के देवता, महान काले ड्रैगन द्वारा नियुक्त क्षमता का उपहार दिया गया है। आप हमेशा आसमान की ओर बढ़ें और दिव्यता की आभा का स्वाद लें, जिसे आपके पूर्वजों ने लंबे समय तक नकार दिया था। अंतिम भाग एक अनुष्ठान जैसा लगा, और काल ड्रैगन की निराशा और हताशा को महसूस कर सकता था कि ऐसा उपहार उसकी अपनी संतान को नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी विरासत को गौरवान्वित करूंगा, काल ने रूपांतरित ड्रैगन को एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। नचेट ने फिर से आह भरी, फिर अपना सिर आसमान की ओर घुमाया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने फिर से नीचे देखा, तो उसकी मुस्कान में शरारत थी। मुझे आश्चर्य है कि अब किस देश का आप पर सबसे मजबूत दावा है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि अब कोई भी आपको मानव समझने की भूल नहीं करेगा, और आपको ड्रैगन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है जो अब विश्व ड्रैगन नहीं है। शायद तुम्हें मेरे साथ वापस आना चाहिए और बीस्ट नेशन के नेतृत्व के बारे में कुछ जानना चाहिए, उसने सुझाव दिया। काल ने हंसते हुए कहा, मुझे जल्दी ही वापस आना होगा और मिलना होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि मुझसे पहले घर लौटने की उम्मीद की जाएगी, कम से कम चेक इन करने के लिए। हालांकि मुझे वहां पहुंचने से पहले विटन मंदिर में रुकने की जरूरत है। थोर को विकसित करने का एक मौका हो सकता है, जो अपने प्राकृतिक प्रगति पथ के अंत तक पहुंच गया है। यदि हम किसी संसाधन के साथ उसकी क्षमता को सम्राट रैंक तक बढ़ा सकते हैं, तो मैं अपनी कक्षा के कौशल का उपयोग करके उसे वहां से बढ़ा सकता हूं। नचेट ने अपना सिर हिलाया। उसने जो भी पवित्र संसाधन इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा शक्तिशाली आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनके पास पादरी और पवित्र प्राणियों को किसी भी तरह की विश्वसनीयता के साथ सम्राट रैंक तक बढ़ाने की क्षमता होती, तो बीस्टिकिन ग्रह पर सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक होता। दुर्भाग्य से वे आपकी मदद करने में सक्षम होने की अपेक्षा इस बात में अधिक रुचि लेंगे कि आपने थोर को रॉयल रैंक तक कैसे पहुंचाया। काल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि अब मामला सुलझ गया है। मुझे विकास को बल देना होगा, और फिर मैं उसकी अगली अड़चन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर काम कर सकता हूं। राय संभवतः उससे बहुत पीछे नहीं होगी। वह बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई है, और मुझे नहीं पता कि ब्लडबैथ स्पाइडर अपने दम पर कितनी दूर तक जा सकता है। नचेट मुस्कुराया। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं आगे। वे बहुत सहज हैं, और आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान के साथ साथ ही बहुत सारा खून, उसका विकास सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होगा। स्पाइडर देवी अपने बच्चों के प्रति दयालु है, और उनमें अक्सर किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक अनुकूलन क्षमता होती है। काल ने ठहाका लगाया।
जैसे कि उन्हें पृथ्वी का जादू सीखने की अनुमति देना, क्योंकि वे रॉयल रैंक पर आगे बढ़ने पर हिल जायंट के खून में नहाए थे। मैं समझ सकता हूं कि अन्य प्रजातियों को ये कुछ हद तक अनुचित लगेगा। अगर मनुष्य इस तरह से अनुकूलन कर सकते हैं, तो पूरी प्रजाति दुष्वप्न का ईंधन बन जाएगी। नचेट ने हंसते हुए कहा, मनुष्य अपनी अत्यधिक प्रजनन दर और जादू के इस्तेमाल से पहले से ही सभी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अगर वे विकसित हो सकते, तो हम शायद उन्हें अलग थलग कर देते। उनके इर्द गिर्द परीक्षण फीका पड़ने लगा, और काल को आश्चर्य हुआ कि बाकी लोगों का क्या हुआ होगा। उनमें से सभी आसानी से पहाड़ के आधे रास्ते से शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। नीचे की ओर एक प्रवेश द्वार हो सकता था, या शायद उस क्षेत्र में अन्य स्थान थे जहां वे उतर सकते थे और खोज कर सकते थे। जब काल की दृष्टि साफ हुई, तो वह मंदिर के ऊपर वापस आ गया, जहां तीनों पादरी और थोर उनका इंतजार कर रहे थे। ओह, आपका फिर से स्वागत है। हम सोच रहे थे कि आपको कितना समय लगेगा। टेसा ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मुझे आशा है कि हमने आपको अधिक इंतजार नहीं कराया होगा। आर्चबिशप हंस पड़े और लोट्स भी खिलखिलाकर हंसने लगी, जब वह थोर के बगल में लेट गई। आप ऐसा कह सकते हैं। हम लगभग 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। काल और नैच्ट असमंजस में एक दूसरे की ओर मुड़े, और सोचने लगे कि क्या ये वास्तव में परीक्षण का हिस्सा था, और क्या वे वास्तव में अभी तक बाहर नहीं आए थे। 2 दिन, हम केवल 1 घंटे और थोड़े समय से ही ट्रायल में हैं। काल ने सावधानी से पूछा। लोट्स ने अपनी झपकी की जगह से ऊपर देखा। यही हमारा भी विचार था। हम एल्स से भरे एक जंगल के गांव में पहुंचे, एक मानव पादरी महिला के साथ दोपहर का भोजन किया, और फिर हम यहां वापस आ गए। क्या तुम्हें कोई इनाम मिला? काल ने पूछा, ये सोचते हुए कि उन्हें किस तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ा। हमने किया। हमें अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ। जब हमने सिस्टम इंटरफेस की जांच की, तो यह अभी भी पुरस्कारों की गणना करने के बारे में बताता है। टेसा ने समझाया। इससे काल और नैच्ट दोनों को और भी अधिक विश्वास हो गया कि वे अभी भी परीक्षण में हैं, लेकिन तभी नैच्ट को एक संदेश प्राप्त हुआ, जो कि अलग स्थान में संभव नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, राजकुमार काल के साथ क्या हुआ? आर्चबिशप ने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए पूछा। काल ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि एक रन डाउन की आवश्यकता है। हम एक प्राचीन बौने शहर के बाहर एक चट्टान पर उतरे। फिर हम एक शक्तिशाली आत्मा आभा का अनुसरण करते हुए शहर में एक कब्र पर लगे ओपल तक पहुंचे, और इसने हमें एक परीक्षण और एक इनाम दिया। मुझे विकास का उपहार दिया गया था, और आयरन विदिन नामक एक कौशल जिसने मेरे शरीर को फिर से गढ़ा और एक विशेष संविधान दिया। एक विशेष संविधान। ऐसा लगता है कि यह आपकी प्रजाति को आंशिक रूप से बदल देता है, या शायद आपके बाहरी स्वरूप में न्यूनतम परिवर्तन के साथ इसे पूरी तरह से बदल देता है। आर्कबिशप ने पलटवार किया। तभी उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर आए और उसने एक पोर्टल खोल दिया। जीव्स, यहां आओ और अपने सहायक को भी साथ लाओ, बुजुर्ग आर्चबिशप ने मांग की। एक नीली पोशाक पहने ड्रैगनकिन ने अपना सिर बाहर निकाला, फिर सिर हिलाया और जहां भी था, वहां गायब हो गया। 1 मिनट बाद ही वह एक नीली पोशाक पहने युवती के साथ वापस आया, जिसे देखकर लोट्स तुरंत खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। काल ने चुपके से हवा में सूंघ कर देखा, फिर हंसा। वह छोटा सा नीला ड्रैगन था, न कि ड्रैगनकिन। लोट्स ने शायद उससे पहले ही यह समझ लिया होगा। जिल, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगी कि जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, तब से हम क्या कर रहे हैं। उस बड़े दुष्ट से पूछो कि क्या तुम उसका काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुक सकती हो, और हम मिलेंगे। लोट्स ने जोर देकर कहा। वह इतनी तेजी से बोल रही थी कि उसके शब्द आपस में उलझ गए थे। जिल ने उसे आंख मारी और जीव्स नामक पादरी का पीछा करना जारी रखा। सिस्टम इंटरफेस के अनुसार उसका नाम गेरल्डो था, लेकिन आर्कबिशप शायद उसे उपनाम से जानते थे, या फिर बहुत पहले ही उसका नाम भूल गए थे और उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। महाराज, मैं अपने सारे औजार साथ लाया हूं। आपने मेरे लिए किस तरह की नई प्रजाति खोजी है? उसने पूछा। वही। मुझे संदेह है कि सिस्टम के उपहार ने उसे अब मानव नहीं बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है। अर्धमानव, किसी प्रकार का राक्षस, कोई अज्ञात प्रजाति, आर्चबिशप ने उत्तर दिया। गेरल्डो ने काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कक्षा विद्वान है। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जिससे मैं किसी भी जानकारी के साथ किसी नमूने की तुलना कर सकता हूं जो मैंने कभी पढ़ी है। इसलिए अगर आप किसी दूसरी प्रजाति में बदल जाते हैं, तो मुझे बता पाना चाहिए। काल ने सिर हिलाया, और पादरी ने एक सुई निकाली।
तारांकन टीम। सभी लोग ये देखने के लिए मुड़े कि धातु पर धातु की आवाज क्या थी, जबकि काल और गेरल्डो सुई को घूर रहे थे। खैर, यह अप्रत्याशित था। मुझे यकीन है कि मुझे एक नस मिल गई है। क्या आपके पास कोई सक्रिय कौशल है? काल ने अपना सिर हिलाया। मैंने इस समय अपनी सभी अभेद्यता और पुनर्जनन कौशल को निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि नया कौशल ऐसा नहीं है जिसे मैं बंद कर सकता हूं। जब इसने मेरे पास मौजूद किसी अन्य कौशल के साथ बातचीत की तो यह नया संविधान बन गया। क्या कोई और अजीब बात थी? गेरल्डो ने पूछा। इस समय मेरी रैंक पेंडिंग के रूप में सूचीबद्ध है। पादरी प्रभावित दिखे। आपकी उन्नति पूरी होने के बाद आप सम्राट रैंक तक पहुंच जाएंगे। यह अविश्वसनीय है। मुझे यकीन है कि हर कोई यह जानकर खुश होगा कि एक नया सम्राट होगा। हालांकि इससे समस्या का समाधान हो जाता है। आर्चबिशप, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। क्या आप सुई को पवित्र ऊर्जा से ढक सकते हैं ताकि मैं रक्त का नमूना ले सकूं? मैं उसकी नसों को छेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं। आर्कबिशप ने उससे सुई ले ली और काल की बांह के नीचे से सावधानीपूर्वक एक नमूना निकाला। खून गहरा काला और हल्का चमकीला निकला, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। काल भी इसमें शामिल था। उन्होंने पहले कभी ऐसा खून नहीं देखा था, और जब गेरल्डो ने इसका परीक्षण करने की कोशिश की तो उसने बस अपना सिर हिला दिया। मैंने जो भी शोध सामग्री देखी है, उसमें इस बारे में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ अधिक अस्पष्ट प्रविष्टियों का अध्ययन कर सकता हूं जिन्हें मैंने प्राथमिकता नहीं दी है, लेकिन ये ज्यादातर विलुप्त प्रजातियों और पौराणिक प्राणियों के लिए है। ब्लू ड्रैगन, पादरी ने समझाया। नेचेट ने कुछ क्षण तक रक्त के नमूने को देखा, फिर सुई ली और उसकी एक बूंद अपने हाथ पर गिरा दी। मुझे लगता है कि यह उसके कौशल द्वारा स्थायी रूप से बदल दिया गया है। अगर मैं इस पर थोड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा लागू करता हूं, तो रक्त फिर से बन जाता है। अगर मैं सही हूं, तो आपको रीडिंग नहीं मिल रही है क्योंकि जिस कौशल ने उसके शरीर को संशोधित किया है वह नमूने को स्थिर कर रहा है। अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको इसे अपने किसी वैज्ञानिक को भेजना होगा, और उन्हें एक संपूर्ण शोध परियोजना करनी होगी। ड्रैगन ने समझाया। टेसा ने ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया। तो तुम ये कह रहे हो कि भले ही उसका खून बह जाए, लेकिन खून खराब नहीं होगा? ड्रैगन ने सिर हिलाया, लेकिन आर्कबिशप को तुरंत ही इसका आशय समझ आ गया। और यदि वह अपने पशुओं को भी यह क्षमता प्रदान कर दे तो? बुजुर्ग पादरी ने कहना शुरू किया। एक अमर रक्तबीज मकड़ी, राय ने घोषणा की, जबकि टीम के बाकी सदस्य उसी समय परीक्षण से बाहर निकल गए। आपका स्वागत है। क्या सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए? काल ने पूछा। जितना सुरक्षित रूप से उम्मीद की जा सकती थी। वह परीक्षण जंगली था और हमारे पास पादरी या थोर या रेमी नहीं थे। मैं उसे अपने स्थान से सामान देने के लिए भी नहीं कह सकता था। सौभाग्य से आपने सभी पर जो बफ डाले थे वे अभी भी सक्रिय थे, राय ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम्हारा मुकदमा हम सब से बहुत अलग था। हमारे मुकदमे में लड़ने जैसा कुछ नहीं था। रे एक पल के लिए किसी प्यारी याद में खो गया। मैं और कैरा, डाना और ओफेलिया के साथ दिखाई दिए, और हॉक हमारे ऊपर आसमान में था। हमने सोचा कि बाकी सभी लोग अलग हो गए होंगे, लेकिन फिर वहां गुस्साए बेकन और लाशें और वे के मोल लेडी, और बिल्कुल इंसान नहीं, और कुछ नीले रंग के इंसान थे। सब कुछ हमला कर रहा था, और मुझे ज़ोंबी महिला को फिर से कुचलना पड़ा, लेकिन पत्थर के बीच में एक छेद था, इसलिए वह हवा में उछल गई। ओफेलिया ने निराशा में अपना सिर हिलाया, जबकि डाना ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। वह बरसकर कई सप्ताह बाद पहली बार अपने रूप में वापस आई थी, और जब वह स्पष्टीकरण में विवरण जोड़ रही थी, तो उसके वैबियर रूप की गहरी आवाज के बजाय उसकी सामान्य आवाज सुनना अजीब था। परीक्षण में हमें बताया गया था कि टाइमर खत्म होने से पहले हर लक्ष्य को मारने पर हमें इनाम मिलेगा। बेशक 3 जानवरों के साथ, हम टाइमर के आधे समय में लक्ष्य की तलाश कर रहे थे, और फिर टाइमर पर 10 मिनट बचे होने पर हमें बाहर निकाल दिया। लेकिन इसने मुझे इनाम दिया, इसलिए मुझे लगता है कि हमने सही किया। उसने आगे कहा। दाना ने सिर हिलाया। इसने मुझे भी इनाम दिया, लेकिन ये कहता है कि यह गणना कर रहा है, इसलिए इनाम अभी भी लंबित है। मैं भी लंबित हूँ, हॉक ने कहा। क्या मतलब, आप लंबित हैं? क्या आपको मुकदमे से कोई इनाम मिला? बिल्कुल नहीं। मैं अभी मोनाक के आधे रास्ते में ही अटका हुआ हूँ। जब मैं नॉट फूड के साथ खेल रहा था तब मेरा कौशल उन्नत हुआ, और अब मैं लंबित हूँ। ओह, हॉक ने एक नया शब्द सीखा था, और यह कुछ हद तक उसकी स्थिति के अनुकूल था। वह बहुत जल्द ही मोनाक की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। शायद यह उसकी जगह थी।
काल भी अनिश्चितता में फंसा हुआ था, इसलिए ये संग्रहित ऊर्जा के स्तर या गुणवत्ता में कमी हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, रिक्त स्थानों में बहुत ऊर्जा है। रेमी ने उसे सूचित किया क्योंकि वह समूह को देने के लिए अधिक उपचार औषधियों पर काम कर रही थी, इसलिए यदि वह पास में नहीं थी तो उनके पास कुछ होगा। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने सिस्टम इंटरफेस में चयन करना है? काल ने पूछा, ये सोचते हुए कि देरी किस बात की है। रेमी, तुम बाहर क्यों नहीं आती? शायद यही समस्या है। रेमी अपने नागा रानी रूप में बनी रही और लोट्स को पकड़ने के लिए बाहर आई, तथा छोटे पादरी को राजकुमारी की तरह उठा लिया। एक के बाद एक, सभी ने पुष्टि की कि उनके पास विकल्प चुनने के लिए कुछ भी प्रतीक्षा करने के लिए नहीं था। तो, सिस्टम ने बस फोन काट दिया होगा और अपनी सामान्य गति से पुरस्कारों को संसाधित नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी तरह से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोर को एक औषधि दें और देखें कि क्या इससे कुछ बदलता है। ये यहाँ है और तैयार है, रेमी ने सुझाव दिया। दोनों टोटेम हंस पड़े। ये देखना शानदार मनोरंजन था कि जानवर नई नई चीजें कैसे बनाता है। खैर, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। थोर सहमत हो गया, फिर भी चिंतित था कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय एक डुप्लीकेट कौशल के जिसे रे और काल पहले से ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसने कर्तव्य निष्ठा से अपना सिर पीछे झुकाया ताकि रैमी उसे वह औषधि पिला दे जिसे उसने उन्नत किया था, और शक्ति उसके साथ साथ पशु स्थानों में भी प्रवाहित हुई। उनके बहुत ऊपर गड़गड़ाहट हुई और उनके नीचे मंदिर से शक्ति का प्रवाह हुआ, जैसे ही थोर बड़ा होने लगा। ओह, ये वाकई बहुत बढ़िया काम करता है। मुझे सबको खिलाने के लिए अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए। रेमी ने खुशी जताई। उसकी ऊंचाई में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि थोर अपनी ऊंचाई के अनुपात में पहले की तुलना में काफी लंबा हो गया था। काल ने अनुमान लगाया कि उसके पैरों के बीच की लंबाई में 1 मीटर से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है, साथ ही उसकी पूंछ में भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है, जबकि अंत में बख्तरबंद गेंद लगभग पूरी तरह से सुनहरी हो गई थी, साथ ही उसके सींग भी। थॉर निश्चित रूप से उनमें से पहला था जो सम्राट रैंक तक पहुंचा, और जबकि काल के पास अपने विकास के लिए कोई उचित नाम नहीं था, ऐसा लग रहा था कि नचेट के पास था। अच्छा है ना दिलचस्प, आपने लाइटनिंग सेरो को डिवाइन थंडर सेरो में बदलने का तरीका ढूंढ लिया। थोर ने खुशी से बिगुल बजाया जब उसे एहसास हुआ कि औषधि ने उसे निराश नहीं किया है, और वह वास्तव में पहली बार दूसरों से आगे था। ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि काल को लग रहा था कि बाधा दूर हो गई है और हॉक अगले कुछ मिनटों में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हॉक अपने छोटे भाई को ये जीत दिलाने में खुश था। और आपने एक और सम्राट रैंक वाला दिव्य जानवर प्राप्त किया है। मुझे कहना होगा, इस जानवर मास्टर क्लास की क्षमता बिल्कुल अविश्वसनीय है। नचेट ने संशोधन किया। वास्तव में, मुझे इस बारे में एक विचार हो सकता है। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं एक अधिपति बन जाऊंगा, तब तक मैं दूसरों को बीस्ट स्पेस बनाने की मूल क्षमता सिखाने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं, तो उन्हें या तो क्लास के साथ जागने में सक्षम होना चाहिए, या अपने अगले उन्नति परीक्षण के दौरान इसके समान एक संस्करण चुनना चाहिए। काल ने समझाया, ज्यादातर आर्कबिशप के लाभ के लिए, जो वर्तमान में थोर को हल्के से सिर पर मालिश दे रहा था क्योंकि वह परिवर्तनों की जांच कर रहा था। आकर्षक, उसने वास्तव में सिर्फ एक औषधि से प्रजाति बदल ली है। मुझे पता था कि कुछ जानवरों के लिए यह संभव है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लाइटनिंग सेरो ऐसा कर पाएगा। संभावनाएं स्वर के दरवाजे से कूदकर ड्रैगन बनने वाले काप से भी कम है, आर्कबिशप ने कहा। नचेट इस विचार पर हंस पड़ा। ऐसी एक किंवदंती थी, लेकिन जहां तक उसे पता था, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कोई भी ज्ञात ड्रैगन कभी काप से विकसित नहीं हुआ था। हालांकि यह कहा जाता था कि शुरुआती दिनों में, जब सिस्टम सक्रिय था, तो कुछ ड्रेक और ड्रैगनकिन जैसी कम प्रजातियों से आए थे। तुम्हें कौन से नए कौशल मिले, दोस्त? काल ने थोर से पूछा, जो सिर थपथपाने में डूबा हुआ था। इटर्नल लाइटनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुझे थंडर स्टॉम्प और लाइटनिंग जोन मिल गए। ये दोनों ही काफी मजेदार लगते हैं। नए कौशल के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं ओफेलिया के नए कौशल पर काम कर रहा हूँ। ग्रेविटी स्लैम, उसने इसे बुलाया। मुझे लगता है कि मैं इसे जल्द ही हासिल कर लूंगा। पुरस्कार की गणना, यादृच्छिक पुरस्कार कौशल पुस्तक। 20% बोनस अनुभव। काल के अनुभव में, वे बोनस अनुभव पुरस्कार वे थे जो किसी व्यक्ति के शक्ति स्तर में बड़े और अप्रत्याशित परिवर्तन करते थे, क्योंकि वे कुछ समय के लिए पूर्वव्यापी प्रतीत होते थे, और केवल परीक्षण के लिए आपको मिलने वाले बोनस को ही नहीं बढ़ाते थे। या तो ऐसा हुआ, या फिर परीक्षणों से शुरू में ही शक्ति का भारी प्रवाह हो गया।
काल ने कौशल पुस्तक के लिए अपनी सूची की जांच की, जो दूसरे महाद्वीप पर एल्वेस द्वारा छोड़ी गई आपूर्ति के ढेर के ऊपर रखी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक भविष्य सूचक स्थान था, या शायद यह उन क्षेत्रों की याद दिलाता था जिनमें काल अभी भी पीछे था। अपने स्तर के किसी भी खिलाड़ी के लिए उनके पास अविश्वसनीय रक्षा क्षमता थी, और उनके आक्रमण कौशल शक्तिशाली और लगभग किसी भी लक्ष्य पर इस्तेमाल के लिए अच्छी तरह से गोल थे। मुकाबला ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां उनकी कमी थी। उसके पास गुप्त ऑपरेशन के लिए साइलेंट मूवमेंट भी था, साथ ही लंबी दौड़ के लिए ताकत और सहन शक्ति भी। इसलिए सिस्टम ने उसे कुछ ऐसा दिया था जिस पर उसने अपने विकास के दौरान वास्तव में ध्यान केंद्रित नहीं किया था। गैर लड़ाकू कौशल, महाकाव्य ग्रेड कौशल, रूनक्राफ्टिंग। रूनक्राफ्टिंग एक जादुई वस्तु की क्षमताओं को पूरक करने के लिए जादुई शक्ति रूनों को अंकित करने की ललित कला। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसके पास कोई शिल्प कौशल नहीं था, और उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में रैमी के पोषण में रून जोड़ने में मदद करेगा। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसके पास एक ऐसा कौशल था जो रूनक्राफ्टिंग के साथ बहुत अच्छा काम करेगा। मॉर्गना के संवर्धन टैटू रूनक्राफ्टिंग के साथ मिलकर लक्ष्य के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बफ बनाते थे। एक बार जब वे घर वापस आ गए, तो उसे उसके हुनर का अध्ययन करने के लिए समय निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, या फिर लाइब्रेरी की कोई किताब जिसमें जादुई टैटू के बारे में ज्यादा जानकारी हो। काल ने पुस्तक का प्रयोग किया और एक संपूर्ण भाषा उसके दिमाग में प्रवाहित होने लगी, जिसमें वाक्य विन्यास के नियम भी शामिल थे। ये भाषा आम बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी, जिसमें 6000 से अधिक मूल रून थे जिन्हें एक शब्द वाक्य का रूप देने के लिए संयोजित किया गया था। फिर उन्हें 8 अलग अलग तरीकों से एक साथ पिरोया गया, जिससे एक जटिल अवधारणा तैयार हुई, जिसमें उस जादुई प्रभाव के लिए एक सक्रियण क्रम था जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे थे। कौशल पुस्तक में यह सिखाया गया था कि यह कैसे काम करता है। इसके बावजूद काल को यकीन नहीं था कि वह इस कौशल को पूरी तरह समझ पाएगा। जब काल एक पूरी नई भाषा को समझने में व्यस्त था, तो उसके आसपास के सभी लोग अपनी स्थिति में बदलाव देख रहे थे और ज्यादातर मामलों में वे आगे बढ़ रहे थे। जबकि काल ने रॉयल रैंक को पीछे छोड़ दिया था, थोर और हॉक दोनों उसके साथ मोनाक रैंक पर आगे बढ़ गए थे। सभी महिलाएं रॉयल रैंक पर पहुंच गई थी। ये कैसे होता है? सारे लड़के आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, कैरा ने शिकायत की। हालांकि आपके पास मोनाक रैंक का कौशल है, रेमी ने उसे याद दिलाया। अभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ पाया हूं। मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। एक बार जब मैं ओवरलॉर्ड रैंक कौशल वाला सम्राट बन जाऊंगा, तो मैं सभी ड्रैगन का स्वाद चख सकता हूं। रेमी ने इसके परिणाम पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मुझे लगता है कि यह काम करना चाहिए। अगर यह विघटन है जो फिर से आगे बढ़ता है, तो आप सुरक्षा बुलबुले में भाग सकते हैं। हॉक तेजी से फैल रहा था और फिर से आगे बढ़ रहा था, और उसने बीस्ट किंगडम के सम्राटों के बीच अपनी जगह ले ली। 30 मीटर के पंखों के फैलाव के साथ, घोस्टफायर थंडरबर्ड ज्यादातर वयस्क ड्रैगन जितना बड़ा था, और उसकी जन्मजात क्षमताएं ज्यादातर जानवरों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। उनकी आग ने संभवतः शुद्ध शक्ति के लिए ड्रैगन की आग को चुनौती दी थी, लेकिन अगर काल ने सीधे तौर पर उन्हें ये सुझाव दिया तो ड्रैगन इसे अच्छी तरह से नहीं लेंगे। वे गर्वित प्राणी थे और इस विचार का आनंद लेते थे कि वे अन्य प्रजातियों से बेहतर थे। जैसे ही उसने अपनी उन्नति पूरी की, काल को एहसास हुआ कि उनके पास आगंतुक है। पोर्टल पहले से ही बंद था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया होगा, लेकिन रे चिंतित नहीं थी, और वह खतरे को अनदेखा करने के बारे में हॉक को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ेगी। काल ने नए आगमन की ओर रुख किया और एक अपरिचित अधिपति को देखा। साथ में अभिजात विकास ब्यूरो के कर्नल वेलेरी भी थे। कर्नल वेलेरी, बहुत बढ़िया समय है। मुझे आपको कुछ बताना है। काल ने उसका अभिवादन किया, फिर दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा। अधिपति, सम्राट, क्षमा करें, मैं भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अब इतने सारे अधिपति और सम्राट हो गए हैं कि यह संभव है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? आदमी ने उत्तर दिया। काल ने सिस्टम इंटरफेस से उसकी जांच की और पाया कि वह एक रेंजर था, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, और वह काल को उसका नाम नहीं बता रहा था। फिर उसे बस उन अधिपतियों से गुजरना था जिनके बारे में वह जानता था। लेकिन रेंजर प्रकार के किसी भी व्यक्ति की शक्ल इस आदमी जैसी नहीं थी। वह राष्ट्र की छिपी हुई संपत्तियों में से एक होना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले मूर्ति प्रकार के शक्तिशाली लोगों में से एक। मैं काल हूं, पिछले साल गोल्डन डिवाइन अकादमी में भर्ती हुआ था। अधिपति ने सिर हिलाया। मैं जोराम हूं, ज्यादातर समय माउंटेन जायंट सीमा पर तैनात रहता हूं।
कर्नल मेरे स्टेशन पर आए थे, तभी हमें संदेश मिला कि आपका समूह मिल गया है। काल ने सिर हिलाया। क्या हम किसी को ये बताना भूल गए कि हम कहाँ जा रहे हैं? परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। अधिपति ने ठहाका लगाया। आप सभी महीनों से लापता हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन यह संभव है कि इस परीक्षण के दौरान समय प्रवाह में अंतर हो। मैं इसे हमारे नीचे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। काल ने सिर हिलाया। आपको सारी सीढ़ियां चढ़नी होंगी, लेकिन हम में से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इतना समय बीत चुका है। मैंने सोचा था कि बस कुछ ही दिन बीते हैं। कर्नल वेलेरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, काल के बढ़े हुए शरीर का निरीक्षण किया, उसे एक नए छात्र के रूप में याद किया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि तुमने सर्दी मिस कर दी। वैसे भी ज्यादातर सर्दी मिस कर दी। अकादमी में सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं जल्द ही आ रही हैं, और फिर अगले महीने स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो रहा है। उसने समझाया। काल ने डाना की तरफ आंख मारी। क्या हमें वापस आने के लिए सवारी मांगनी चाहिए? हम देख सकते हैं कि मेरी बालकनी बची है या नहीं, और शायद औपचारिक रूप से स्नातक होने के लिए परीक्षाएं भी दे सकते हैं। अधिपति जोराम हंसे। कौन सी परीक्षा? शिक्षक सभी कमांडर हैं, याद है। एक रॉयल रैंक जादूगर परीक्षण उपकरण को नष्ट कर देगा, और यह आपके द्वारा खुद के साथ किए गए किसी भी काम के लिए बेहतर नहीं होगा। काल ने कंधे उचका दिए। कौशल आधारित शारीरिक वृद्धि सिस्टम इसे आयरन विद इन रैंक 3 कहता है, लेकिन ये कोई प्राथमिक वृद्धि नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो इसलिए विकसित हुआ क्योंकि मैं गलती से शारीरिक कौशल से खुद को घायल कर रहा था। लॉर्ड नचेट, काला ड्रैगन, अकेला ऐसा था जो कई महीनों के समय के चूक जाने से बेफिक्र था। आखिरकार वो मृत्यु देवता का एक पूजनीय ड्रैगन था। उसने 2 महीने से ज्यादा समय तक झपकी ली थी। राजनीतिक तौर पर चीजें कैसी चल रही हैं? मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, आर्कबिशप ने पूछा। फिलहाल सब कुछ स्थिर है। व्हाइट ड्रैगन्स ने चर्च के भीतर सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए एक टोटेम भेजा है, जबकि सेना नागरिक सरकार और अभिजात वर्ग के साथ अच्छा खेलना सीख रही है। कुल मिलाकर ये कार्य यथासंभव सुचारू रूप से चला है, तथा आपके अधीनस्थों ने स्वयं को काफी सक्षम सिद्ध किया है। हालांकि सामान्यतः महाद्वीप की स्थिति ऐसी नहीं है। ओक घटना, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, केवल शुरुआत थी। अब हमारे पास महाद्वीप पर 9 और स्थिर कालकोठरी हैं, जो पिछले 2 महीनों में दिखाए और स्थिर हो गई हैं। उनमें से 8 उन्नत रैंक या उससे निचले रैंक के हैं, एक कमांडर रैंक का है। हालांकि समस्या यह नहीं है। नया कमांडर रैंक डेंगोन भी पार्टी के सदस्यों को बेतरतीब ढंग से जगाता है, जो चुनौती को ऐसे समूह के साथ पूरा करते हैं जो पहले कभी प्रवेश नहीं किया है। अब तक हमें 4 विभिन्न देशों से 18 मामलों की जानकारी है। आर्कबिशप ने गहरी सांस ली। और यह नया कमांडर रैंक कालकोठरी कहां हो सकता है? कर्नल वेलेरी ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा। न्यूबॉर्न राजधानी, न्यूबॉर्न शहर। यह शहर के बीच में एक प्राचीन स्मारक के ऊपर दिखाई दिया। यह अब एक ही राष्ट्र में 2 स्थिर कमांडर रैंक कालकोठरी है, और हमारे पास ये सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि कितने राक्षसों ने सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की है। हालांकि प्रतिबंध के साथ, तथा इस तथ्य के साथ कि यह किसी एक सदस्य के लिए भी जागृति की गारंटी नहीं देता है, जैसा कि हमने अपने राष्ट्र में देखा है, ये हमारे अनुमान से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इसे खुले हुए 6 दिन हो गए हैं। बेशक वे संख्याओं की पुष्टि नहीं कर सकते थे। अगर उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उन्हें अंदर और बाहर जाते समय इंटरफेस के साथ निरीक्षण करता, तो राक्षस अंदर और बाहर जाते समय एक जैसे दिखते। ऐसा नहीं था कि सिस्टम सक्रिय होने पर उन्हें तुरंत रैंक मिल जाती। हालांकि आपके राजधानी शहर में कमांडर रैंक का कालकोठरी होना एक बड़ा लाभ होगा, जब अन्य देशों द्वारा प्रवेश पाने की कोशिश की अराजकता समाप्त हो जाएगी। नचेट ने झुंझलाहट में बड़बड़ाते हुए कहा, न्यूबॉर्न में कितने अन्य पक्के स्थिर कालकोठरी हैं? वेलेरी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं। दिव्य जानवर राष्ट्र की सीमा के पास बारिया में एक आरोही रैंक कालकोठरी है, लेकिन अन्य सभी नए कालकोठरी तट के किनारे या द्वीपों पर दिखाई दिए, इसलिए वे सभी नामात्र मानव नियंत्रण में हैं, सिवाय उस एक और न्यूबॉर्न सिटी में एक के। नचेट ने भौहें सिकोड़ी। बरिया एक मानव राष्ट्र है? या फिर तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना है कि यह एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो तट के पास नहीं दिखाई देता? यह नदी से 20 मीटर की दूरी पर है, जो आधिकारिक सीमा को चिन्हित करती है। हालांकि खंडहर में एक फीनिक्स घोंसला है जहां पोर्टल खोला गया था, और मातृसत्ता किसी को भी अपने चंगुल के पास नहीं आने देगी। काल उत्साहित हो गया और कर्नल वेलेरी हंस पड़े। इसमें आप भी शामिल हैं? वास्तव में इसमें स्पष्ट रूप से आप भी शामिल हैं।
मुझे नहीं पता कि आप कहाँ मिले थे, लेकिन उसने आपको नाम से पुकारा था, क्योंकि जब तक उसके अंडे नहीं फूटते तब तक आपको आपसे दूर रखा जाना चाहिए। लॉर्ड नचेट, आप भी उस सूची में हैं, साथ ही ऑर्थोस, लाइब्रेरियन गैरेथ, डग मैकेंजी, क्रिलिस्टन के राजा, मैरी नामक एक सक्कुबस और न्यूबॉर्न के ओवरलॉर्ड लीफा भी उस सूची में है। महाद्वीप के बाकी हिस्सों को सामान्य तौर पर चेतावनी दे दी गई थी। काल और नचेट के चेहरे पर उलझन थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने फीनिक्स के साथ क्या किया है, लेकिन ये सिर्फ एक पूर्वाभास हो सकता था। भविष्य के बुनियादी दर्शन अस्पष्ट हो सकते थे, और फीनिक्स ने दर्शन में देखे गए सभी लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया होगा। आर्कबिशप ने कंधे उचका दिए। ये हमारी समस्या नहीं है, हालांकि यह अजीब है कि सभी कालकोट्रिया महाद्वीप के किनारे पर दिखाई दे रही है। मुझे पता लगाना होगा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। लॉर्ड नेस्ट, अगर मैं आपसे अपने कुछ विदेशी संपर्कों से भी पूछने के लिए कहूं तो ये दुनिया भर में जागृति ला सकता है। आर्कबिशप ने एक द्वार खोला और दोनों उसमें प्रवेश कर गए, लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ता, द्वार बंद हो गया और काल बहुत निराश अधिपति जोराम को देखता रह गया। क्या उन्होंने ऐसा किया? उसने पूछा। हाँ, वे ऐसे ही हैं। मुझे लगता है कि वे वास्तव में पुराने दोस्त हैं, वे कभी कभी इतने तालमेल में होते हैं कि यह डरावना लगता है। अब क्या हमारे पास उठाए जाने का कोई तरीका है, या हमें भागना होगा और आपको कर्नल के पास यहीं छोड़ना होगा जबकि हम प्यारे जानवरों की तलाश में जा रहे हैं? लोट्स ने हंसते हुए उस विचार की सराहना करते हुए मुट्ठी बांध ली, जबकि कर्नल वेलेरी ने आह भरते हुए मंदिर के आधार के पास जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक हेलीकॉप्टर है। अगर हम नदी के उत्तर में झील तक जाएं, तो हम पानी के ऊपर से उड़ सकते हैं और सुबह तक राजधानी में वापस आ सकते हैं, उसने समझाया। काल ने नीचे देखा और एक परिचित पायलट ने उसकी ओर हाथ हिलाया। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, फिर कर्नल की तरफ मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि आपके पैर ठीक होंगे। नीचे तक पहुंचने में अभी बहुत समय है। बहुत बुरा हुआ। मैं हेलीकॉप्टर बुलाकर हमारे पास बुला लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम वाकई बेसुध थे, है ना? नया कौशल। मैं विवरण में डूबा हुआ था। फिर भी, मुझे आश्चर्य है कि किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर के बारे में चेतावनी नहीं दी। राय ने इस बारे में सोचा। आप जानते हैं, एक पल वे यहां नहीं थे, फिर वे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। यहां समय अभी भी अजीब हो सकता है। मुझे हेलीकॉप्टर के आने की बिल्कुल भी याद नहीं है। काल ने कर्नल को हेलीकॉप्टर बुलाने का इशारा किया। मुझे लगता है कि यहाँ समय अभी भी अजीब है, सिर्फ ट्रायल के अंदर ही नहीं, बल्कि मंदिर के ऊपर भी। अगर हम ज्यादा इंतजार करेंगे, तो हम फिर से हफ्तों या महीनों तक लापता रह सकते हैं। इससे चीजें गति में आ गईं, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे और मंदिर से बाहर निकल रहे थे, काल ने देखा कि पहले दोपहर का सूरज क्षितिज की ओर लुप्त हो रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम पूरी रात उड़ान भरेंगे, लेकिन हम नाश्ते के लिए समय पर राजधानी पहुंच सकते हैं। आपके पास राशन कैसा है? आप काफी समय से मैदान में हैं। कर्नल वेलेरी ने उनके पास सामान की कमी को देखते हुए पूछा। ओफेलिया ने हंसते हुए कहा, हम बहुत अच्छे हैं। 2 मौलवियों और काल की मांस जमा करने की प्रवृत्ति के कारण, हमने अभी तक कोई बुरा खाना नहीं खाया है।